तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियान है वो एक गुफ़ा के अंदर जाता है और उस गुफ़ा में से अचानक से एक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और फिर अचानक से एक लड़की उस ड्रैगन से वहाँ लड़ाई करने के लिए आ जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि वो लड़की जो है वो ड्रैगन पे अटैक करना शुरू कर देती है। अब इसके आगे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ही स्पीड में उस लड़की पर अटैक कर रहा होता है और वो लड़की उन अटैक्स को डॉज कर रही होती है और साथ में अटैक भी कर रही होती है। जियान सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका जो आर्मर है वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए इसका डिफेंस सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ऊपर से ड्रैगन के जो अटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है, मैं तो इसे कभी अवॉइड ही नहीं कर पाऊँगा। तभी जो ड्रैगन है वो उस लड़की पे अपने पंजों से अटैक करता है और वो लड़की अपने पाँव के नीचे अचानक से एक लोटस ले आती है और उसके ऊपर से कूदते हुए सीधे ड्रैगन के सर के ऊपर पहुंच जाती है और ड्रैगन के सर में अपने तलवार को जाके मार देती है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन भी बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ड्रैगन उस लड़की को अपनी पूँछ से बहुत ही ज़ोर से मारता है और वो जो लड़की है वो एकदम खतरनाक स्पीड से दूर जाके एक पत्थर से जाके गिरती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है। जियान सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन आखिर जागा कैसे, क्या ये 100 सालों से यहाँ पे सो रहा था। तभी ड्रैगन उस लड़की पे फिर से बहुत स्पीड में अटैक करने लगता है और वो लड़की उसको डॉज करने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और वो लड़की एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज लेके पानी के अंदर गिर जाती है। और जियान ये देख के बहुत डर जाता है और कहता है अब लगता है मुझे भागना ही पड़ेगा। वो जो लड़की है अब वो पक्का मर जाएगी। ये जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन है उसकी पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उस लड़की की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तभी वो जो लड़की है वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए पानी को एक भाले टाइप में बनाती है और जो ड्रैगन है उसके सर से आर पार कर देती है। और ये चीज़ देख के जो जियान है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये जो लड़की है वो अचानक से इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गई। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की के सर पे एक लोटस जैसा कुछ चमक रहा होता है। अब वो देख के जियान कहता है ये तो मार्क ऑफ लाइफ है। वो लड़की उसको पता चल जाता है कि जियान जो है वहाँ पे नीचे में छुपा हुआ है। वो कहता है कौन है वहाँ पे, जो भी है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जियान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, उसने मुझे ढूंढ लिया, अब 90% चांस है कि वो मुझे यहाँ से पीट पीट के मार देगी। पर अचानक से वो लड़की हवा में बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर पानी में गिरने लगती है। जियान कहता है कि अच्छा हुआ वो बेहोश हो गई, मैं तो डर ही गया था। तभी जियान मन में सोच रहा होता है वो पानी में गिर गई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो उसकी मदद कर पाएगा। लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, पर यदि मैंने उसे बचाया तो ज़्यादा चांस है कि वो मुझे मार देगी। पर फिर भी जियान जो है वो पानी में कूद जाता है और कहता है छोड़ो भी, वैसे भी मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अच्छा बनाया गया है, इसलिए मैं किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ, पता नहीं मुझे इतनी अच्छी फेस दी क्यों गई है। तभी जियान उस लड़की को पानी से लेकर बाहर आ जाता है और नीचे रख देता है। और उसके बाद जिसने भी ये जो ड्राइंग बनाई है ना वो हमारे अरमानों को खड़े करने के लिए बनाई गई है। उस लड़की को फिर पानी से निकालने के बाद जो जियान है वो वापस से पानी में जाता है और कह रहा होता है कि लब मुझे पानी के अंदर जाना होगा ताकि मैं ड्रैगन की बॉडी से ट्रेजर निकाल लूँ, इससे पहले कि वो जो लेडी है वो जाग जाए और मुझे मार दे। तभी जो जियान है वो उस ड्रैगन की बॉडी को देख के सोच रहा होता है ये जो ब्लैक आर्मर की जो बॉडी है, ड्रैगन की बॉडी, वो ट्रेजर से भरी हुई है, इसमें इसका ब्लड, एसेंस, कोड ये सारी बहुत ही ज़्यादा पैसे के हैं और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जियान एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो ड्रैगन है उसके सर में एक 4 टायर का कोड होना चाहिए जिसकी जो कीमत है वो मिलियन गोल्ड से भी ज़्यादा होगी। पर जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जो उस लड़की ने जो उस वाटर के मतलब जो भाले का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में जो छेद किया था उससे उसका कोट टूट गया है। और जियान ये देख के सोच रहा होता है चलो अब मुझे कोट तो मिलेगा नहीं, तो मुझे इस ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी वो उसकी बॉडी को चीरता है जिससे उसे वहाँ पे ना उस ड्रैगन का दिल मिलता है और ये देख के जियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन का हार्ट है, ये तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। और वो उस ड्रैगन के हार्ट को अपने साथ ले आता है और पानी के ऊपर आ जाता है। तभी
जियान उस लड़की को देखता है और कहता है पहले मुझे इसका मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। और वो लड़की होश में आने की कोशिश कर रही होती है। जियान कहता है कि छोड़ो भी, वैसे तो तुमने ड्रैगन को मेरे लिए मार दिया है, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ठीक कर ही दूँगा। नहीं तो वो तो शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो इतनी सुंदर जो तुम्हारी बैग है उसमें बहुत सारे स्कार्स रह गए होते हैं। और जैसी जियान उसके बैग को छूने वाला होता है कि वो लड़की उसकी जो जांग होती है उस पर हाथ डाल देती है। और ये देख के जियान एकदम शर्माने लगता है और कहता है मैं अपने आप को रोकूं कैसे, मैं भी तो एक आदमी ही हूँ। और लड़की वो दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी जियान जल्दी से उसकी मेडिसिन लगाने के बाद वो चुपचाप नीचे आके छुप जाता है और कहता है मैं बच गया। लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी को ना बिट्रे नहीं करना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता। जियान कहता है इससे अच्छा है कि मैं कुछ अपने बिजनेस पे ही ध्यान दे दूँ। और वो उस ड्रैगन के हार्ट में अपनी जो चाकू होती है उसे काट के उसकी एसेंस को अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगता है। पर वो ना कुछ ज़्यादा ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब फट जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझसे नहीं लगता कि मैं इससे अब बच पाऊँगा। पर कैसे ना कैसे जियान जो है वो अपनी बॉडी में उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है। और ये करते करते जियान की जो बॉडी है वो ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगती है। उसकी एक पूँछ निकल आती है और साथ में उसके हाथों में स्केल्स और उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं। और उसकी जो विंग्स हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। और वो ज़ोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है विंग्स से बाहर आने के कारण। पर ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन का जो हार्ट है वो मुझे इतनी ज़्यादा ताकत देगा। मैं तो अब टोंग में ही रियल में पहुंच चुका हूं, और वो भी उसके 6th रैंक पे। तभी वो सोच रहा होता है कि मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। और वो अपने पंजों से एक ज़ोरदार स्लैश एक पत्थर पे मारता है और वो पत्थर टूट जाता है। और ये देख के जियान सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो अब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गया हूँ। और वो उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए कहता है कि मैं अब इतनी ज़्यादा ताकतवर हूँ कि जब तक कोई सेंट रियल्म का मुझसे लड़ाई करने ना आ जाए तब तक वो मुझे तो उड़ते हुए पकड़ भी नहीं सकता। तो जियान सोच रहा होता है कि यदि मैं ऐसे ही अपनी बीवी के पास गया तो वो तो पक्का मुझे देख कर ही डर जाएगी और वो मुझे भगा ही देगी अपने पास से। मैं इतना हैंडसम बंदा हूँ, यदि भी मैं ऐसे ही किसी लड़की के पास गया तो आगे चल के मैं और लड़कियों को अपना कैसे बना पाऊँगा। तभी वह ज़मीन पे उतरता है और अपने ट्रांसफॉर्म जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसे वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट करने लगता है। और उसे जैसे ही वो ह्यूमन में बदलने लगता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो कहता है क्या मुझे ऐसे ही बार बार दर्द होगा जब भी मैं इसको पावर को अनलीश करूँगा। तो जियान फिर कहता है कि मैं अब टोंग में रियल में पहुँच चुका हूँ। ड्रैगन की जो होती है वो 5 फॉर्म्स होती हैं। यदि मैंने 5 स्टेजेस को कंप्लीट कर ली, मैं अभी इसके फर्स्ट स्टेज पे हूँ। जैसे ही मैं 5 स्टेज पे कंप्लीट कर लूँगा तो शायद मैं भी एक पूरा ड्रैगन बन पाऊँगा। उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए, शायद वो लड़की जाग गई होगी। पर जैसे वो पीछे देखता है वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी होती है और वो उसको घूर रही होती है। जियान कहता है तुम कब जाग गई। अब दोस्तों इसके आगे का एपिसोड हम बाद में देखेंगे और देखेंगे कि अब वो लड़की जियान के साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है, जो ड्रैगन है, उसका हार्ट ले लेता है और उससे वो भी एक ड्रैगन में अब चेंज हो सकता है। और साथ में दिखाया गया था कि उस लड़की को होश आ जाता है। अब देखते हैं आगे। वो लड़की जियान से कहती है जल्दी से ज़मीन पे लेट जाओ और घूमना स्टार्ट करो। जियान कहता है कि तुम जब जागी तो तुमने कुछ कहा नहीं, क्या तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो। और ये सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जियान कहता है तुम जानती हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, और अगर तुम फिर भी मुझे पसंद करती हो तो पहले मुझे वापस जाकर अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा। यदि उसने कहा तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूँगा। ये सुन के वो लड़की उसे एक ज़ोरदार कराटे चॉप मारती है और कहती है बोलने से पहले अपनी ज़बान पे लगाम रखो। और वो जैसे उसे वो थप्पड़ मारती है कि जो जियान है वो उड़ता हुआ पानी में गिर जाता है। और पानी में से उठते हुए वो कहता है कि जब मैं लड़ाई करूं तब लड़ाई करो, मुझे मारना बंद करो पहले। वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की।
अभी तुमने मेरा जो बॉडी देखा है उसके लिए भी मुझे तुम्हें पनिश करना बाकी है। जियान कहता है कि हाँ पता है, वो मेरी डिसएडवांटेज है। अगर तुमने मुझे ये खुद से दिखाया होता तो ये अच्छा होता। तभी वो लड़की जियान को पानी में डुबाते हुए कहती है कि जो तुम्हारी प्रेजेंस है, तुम्हारी बॉडी में से ड्रैगन की जो है वो पावर निकल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुकी होती। जियान पानी में बेचारा कह रहा होता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी जियान पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करते हुए उस लड़की से कहता है मेरी तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे एब्स और बाइसेप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखो। चार्मिंग बंदे को बिना कपड़े के देखना भी अच्छी बात नहीं है जब तक मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। वो लड़की मन में सोच रही होती है कि ये जो लड़का है उसकी बॉडी से ड्रैगन एंसेस्टर की जो है वो पावर निकल रही है, मुझे इसे अपनी टीम में लाना होगा ताकि जो कोई भी हो वो इसकी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो लड़की उसे कहते चुप हो जाओ और अपना नाम बताओ। तभी जियान बाहर निकलते हुए कहता है मेरा नाम जियांग खान है और तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़की कहती है तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अब एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो? क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के मेंबर बनोगे? तभी जियान कहता है ये ब्लड ब्लेड अलायंस क्या है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। वो लड़की कहती है तुम्हारा जो अभी का स्टेटस है उसके हिसाब से तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो है भी। मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो बताती है कि जो ब्लड ब्लेड अलायंस है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है और ब्लड ब्लेड अलायंस के बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग मेन लैंड्स में फैले हुए हैं। उनका काम ये है कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग जगहों को एनिमीज से न बचा सकें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उस ब्लड ब्लेड अलायंस में जो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लिए बहुत लॉयल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं ब्लड ब्लेड अलायंस की रिस्पेक्ट बचाने के लिए। जियान मन में सोच रहा होता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। अब मेरे जो इतने सारे एनिमीज़ बन गए हैं उनसे बचने के लिए मुझे एक सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। तभी जियान उस लड़के से कहता है ठीक है मैं ज्वाइन करूँगा, पर मुझे आज़ाद रहने का मौका चाहिए, मैं आज़ाद रह के ही काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनर डिसिप्लिन में मतलब इनर डिसाइपल नहीं बनूंगा तुम्हारी ब्लड ब्लेड अलायंस का, मैं बाहर से ही काम करूँगा। तभी जो लड़की है वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इनर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना इतना आसान है? तुम्हें ब्लड ब्लेड अलायंस में कभी भी बंद रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है और तुम जब एग्री कर गए हो तो मैं तुम्हें इसका एक बैच प्रोवाइड करती हूँ जो कि ब्लैक आयरन बैच है। जियान वो हाथ में लेते हुए कहता है ये तो ब्लैक आयरन बैच है, ये तो सबसे कम रैंक का है, तुम कौन सी रैंक पे हो? तभी वो लड़की कहती है मैं तो इनर डिसिप्लिन के रेड ब्रॉन्ज पे हूँ। जियान सोच रहा होता है कि ये अभी सिर्फ रेड ब्रॉन्ज पे है तभी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, तो बाकी के जो उससे भी हाई लेवल के लोग हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो लड़की कहती है कि अब तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के एक मेंबर बन चुके हो और अब तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तुम जैसे ही किसी को ये ब्लैक आयरन मेंबर का अपना बैच दिखाओगे तो बड़ा सा बड़ा जो मास्टर होगा वो भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। तभी जियान उसे थम्स अप करते हुए कहता है ठीक है मैं इस आयरन बैच को एक्सेप्ट करता हूँ। वो लड़की कहती है तियानवो एम्पायर में बहुत सारी ब्रांचेस है ब्लड ब्लेड अलायंस की, तुम्हें वहाँ पे जाके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि तुम ऑफिशियली वहाँ के मेंबर बन सको। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ये अकेले कर सकते हो। जियान उसकी स्पीड देख के कह रहा है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो मन में सोच रहा होता है कि इस टाइम मैंने बहुत ही कुछ अच्छा पाया है और मुझे जो मैंने जो ये ट्रेज़र पाया है इसका मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उस गुफ़ा से तभी वो जो भालू है वो ज़ोर से रोर करने लगता है, यानी कि वो भालू इतने टाइम से जियान का बाहर इंतज़ार ही कर रहा था। जियान अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो भी एक ज़ोरदार दहाड़ मारता है और उसे देख के तो भालू की फट जाती है और वो एकदम प्यारा सा भालू बन जाता है। जियान उसे कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, अब तुम यहाँ पे बाहर रह के इस गुफ़ा को गार्ड करोगे ताकि कोई भी आदमी जो है वो इसके अंदर ना जा सके और यदि कोई गया तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूँगा
क्या तुम समझ गए? वो भालू कहता है ठीक है, और वो जियान जो है वो उसे वहीं छोड़ के वापस जाने लगता है और वो उस फूल को ढूंढने लगता है जिससे कि वो अपनी सोल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे और उससे उसकी जो इंजरीज़ थी वो सॉल्व हो पाए। साथ ही वो ट्रेनिंग भी कर रहा होता है अपनी शैडो स्टेप की, ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे 2 टायर और 3 टायर के बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है, ताकि जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ती रहे, और उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के 9 लेवल को अचीव कर लिया है। जियान साथ में जियान जो है वो चौथे दिन जो रिंग पैटर्न सेलेस्टियल पाइथन है, आप पीछे देख ही रहे हो कितना बड़ा सांप है, उसको हरा देता है और उसके पास से उस फूल को ले लेता है, जिससे उसकी जो सोल होगी वो रिफ़ाइन हो जाएगी, और वो उस फूल को सक्सेसफुली रिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाता है और वो उसके सेकंड रैंक पे पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे कि वो ब्रोक थ्रू कर लेता है। और जैसे कि उसने उस स्काई पाइथन को मारा था, तो उसका जो स्पिरिट स्टोन है उसका यूज़ करते हुए भी उसकी पावर जो बढ़ जाती है। जियान मन में सोच रहा होता है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये फूल इतनी आसानी से मिल गया, और साथ में मैंने उस जो स्नेक है उसका भी कोड ले लिया है, जिससे मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। और वो कह रहा होता है कि इस फूल से मेरी जो सोल है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और मैं लोगों की माइंड को काबू कर पाऊँगा। इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को हेलुसिनेट करके, यानी कि उन्हें कंफ्यूज करके उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं। अब मैं भी उनमें से एक बन चुका हूँ। वैसे तो इसके बारे में मेरे फादर इन लॉ भी नहीं जानते हैं, पर उन्हें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो सिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तभी जियान कहता है, लगता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है, और वो वापस से मिस रुक्सी के पास जाने लगता है। तभी जियान जब जंगल से जा रहा होता है, तभी वो कुछ बैंडिट्स को सुनता है। वो बैंडिट्स कह रहे होते हैं कि पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया है, क्या वो मर गया? यदि वो मरा नहीं तो लगता है हमें मारना पड़ेगा। वो जो 9 मास्टर्स है वो एकदम बेवकूफ़ हैं, वो उसे ज़िंदा छोड़ दिए। यदि वो मुझे मिल गया तो मैं उसे पक्का मार दूँगा। वो जो कुत्ता है उसे कहीं अच्छी जगह पे मरना चाहिए। मैं वैसे तो इस इनर फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाऊंगा, और वो भी नहीं गया होगा क्योंकि वो एक डरपोक है, ऊपर से कमज़ोर है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि यदि हमने उस लड़के को मार दिया तो जो मिस रुक्सी है उसका क्या होगा? वो तो विधवा हो जाएगी, वो बेचारी अकेली हो जाएगी। तभी एक आदमी कहता है कि तुम कितना सोच रहे हो, यदि मुझे उसके साथ एक रात गुजारने का मौका मिले तो मैं तो अपनी 10 साल की उम्र को भी कम करवा सकता हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे तो डर है कि तुम्हारे पास 10 साल की उम्र है भी कि नहीं है। उसकी जो लेग्स हैं वो यदि तुम्हें उसे दबाएगी तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। और मिस रुक्सी के बारे में ये सब सुन के जियान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। अब बाकी लोग उस पावर को देख के बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पे। तभी जियान एकदम डेडली लुक में बाहर आते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी उन बैंडिट्स में से एक कहता है कि वाह, ये तो तुम हो, हमें तो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, हमें तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तभी एक बैंडिट कहता है कि ये बच्चा दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ये भले ही कमज़ोर हो पर मुझे लगता है ये तैयारी करके आया है। उनमें से एक और बैंडिट कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ 8th रैंक पे है, हम तो उसे ऐसे ही हरा देंगे। जियान कहता है कि तुम्हारे अलावा और कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। उनमें से एक बैंडिट उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम तुम्हें क्यों बताएं, तुम वैसे भी यहाँ पे सभी लोगों से घिरे हुए हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हम लोगों के सामने तो एक ग्रेट मास्टर भी ना टिक पाए इतने सारे लोगों के सामने में। तभी जियान कहता है कि ठीक है, फिर लगता है कि मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन लोगों पे हमला करता है, और पहले तो वो एक बंदे को 3 स्लैसेस में काट देता है, और उसको देख के सब लोग कहते हैं तो बहुत ही तेज़ है। और हम देख सकते हैं कि उस जो बैंडिट है उसके बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को उस जियान ने काट दिया होता है, और कहता है कि मैं तुम सब के पार्ट्स को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा बॉडी पार्ट को। और ये देख के तो सभी के सभी बैंडिट डर जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने तो कहा था कि ये बहुत ही कमज़ोर है, पर तो ये बहुत ही ताकतवर है, तो चैनलिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। तभी जो बैंडिट होता है वो कहता है कि जल्दी से बाकी लोगों को सिग्नल भेजो कि हमें यहाँ पे और मदद की ज़रूरत है। तभी दूसरा बैंडिट कहता है ठीक है, और जियान अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोगों के पास कोई चांस है बचने का? और वो एकदम स्पीड में सारे के सारे बैंडिट्स को मार देता है।
और बस एक बैंडिट को छोड़ देता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जो 9 मास्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 100 लोगों को भेजा है और इन 100 लोगों को उसने 10 टीमों में डिवाइड किया हुआ है और वो पूरे जंगल में घूम रहे हैं ताकि तुम्हें वो ढूंढ सके। जियान कहता है तो फिर तुम्हें ये जो सिग्नल देने वाली जो मसाल है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो ठीक है, मुझे तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और वो उस आदमी को बीच से काट देता है। तभी जियान उस जो मसाला है उसको जलाते हुए एकदम डेडली लुक में कहता है, लगता है शिकार करने का टाइम हो गया। तो दोस्तों आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान जो है वो बाकी के बाकी 100 लोगों को, वैसे तो उसने 10 को मार दिया है, तो 90 लोगों को कैसे मारने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो ब्लैक रॉक माउंटेन से जा रहा होता है। तभी वो कुछ बैंडिट्स को देखता है जो कि जियांग का शिकार करने के लिए आए होते हैं और जियांग उन सारे बैंडिट्स को मार देता है। अब देखते हैं आगे। जियांग फ्लेयर को आसमान में छोड़ता है जिससे कि बाकी के बैंडिट्स को पता चल जाता है कि जियांग वहाँ पे है। और तभी एक बैंडिट कहता है कि लगता है कि कुछ लोगों ने जियांग को ढूंढ लिया है और वो सभी उसकी तरफ दौड़ते हुए कहते हैं कि जियांग हांग तुम्हारी मौत आ रही है। और वो कह रहे होते हैं कि वो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो एक 9th रैंक के एक फ़ाइटर को नहीं संभाल पाए, कितने कमज़ोर लोग हैं। तभी जियान अचानक से उनके पीछे आता है और उनको बीच से काट देता है। तभी जियांग कहता है 2। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो रात थी वो बहुत ही ख़तरनाक रात है। उस दिन जो शिकारी था वही शिकार बन गया था और ब्लैक रॉक माउंटेन जो है वो पूरे ब्लड से नहा गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो उन लोगों के खून से लिख रहा होता है कि उसने कितने लोगों को मार दिया है और लिखते लिखते वो कहता है 90। तब हमें पता चलता है कि उसने 100 में से 90 लोगों को मार दिया है। जियान एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि बस 10 लोग और बचे हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। और वो पेड़ से नीचे उतर जाता है। तभी हमें एक बैंडिट को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारे जो 9 ग्रुप्स थी, टीम्स जो 10-10 के ग्रुप्स थे, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। और वो लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बैंडिट कहता है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारी टीम में सबसे बेस्ट किलर्स हैं, हम उन बाकी के 9 टीम से ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो कहता है कि जब तक कि मास्टर और जो 8 मास्टर हैं वो मिस रुक्सी को ख़त्म ना कर दे तब तक हमें यहाँ पे रहना होगा ताकि हम उसको रोक सकें और उसे मार सकें। फिर जो वो बैंडेड भागता हुआ आया था वो कहता है क्या वो मिस रुक्सी को मार देंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनके साथ कुछ एंजॉय करना चाहिए। तभी जियांग जो है वो अपने तलवार से उसके आर पार कर देता है और कहता है तुम लोग मेरी बीवी को मारोगे, तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी वो लोग पीछे से देखते हैं तो पता चलता है कि जो जियांग है वो वहाँ आ चुका होता है और उसमें से एक बैंडिट जो है वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे चबाता है और कहता है कि ये चीज़ जब तुम नीचे जाओगे अपनी बीवी के पास तभी पूछ लेना। और वो जैसे ही उस पिल को खाता है कि उसकी पावर जो है वो बढ़ने लगती है। जियांग कहता है अच्छा तुम मुझे मारने के लिए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें ही डैमेज होगा। तभी जियान उसका सर पकड़ता है और उसके सर को ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है कहो कहाँ है मेरी बीवी, कौन है जो मेरी बीवी को मारना चाहता है। तभी वो जो बैंडिट है वो कहता है मैं नहीं कहूँगा, तुम खुद जाके उसको पता कर लो और मैं वैसे भी तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहता हूँ डरा हुआ सा। जब तक तुम अपनी बीवी के पास जाओगे वो किसी भी लायक नहीं रहेगी और जो वो रुक्सी है वो भी मारी जाएगी। जैसे ही हमने उसे कहा कि जो जियांग है उस पर लोगों ने हमला किया है कि वो अपने 10 लोगों के साथ यहाँ पे चली आई, कितनी बेवकूफ़ है। कुछ देर के बाद वो जो ब्यूटी है वो एकदम वेस्ट हो जाएगी तुम्हारे लिए। और जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पता नहीं कर पाऊँगा। और वो उसके सर का कचूम्बर बना देता है और कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बीवी के साथ पंगा लिया, तुम मेरे साथ यदि पंगा लेते तो वो बात अलग थी, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी वाइफ को परेशान किया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और ये लोग तो मिस रुक्सी के साथ ही होते हैं और ये सारे मर चुके हैं और हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। तभी कोई आदमी कहता है कि मिस रुक्सी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने तो सीधे कहा था आपको कि हमारे साथ यान हाउस पे चलो, पर आप तो आए ही नहीं। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुमने कहा था कि जियांग खान जो है वो भी वहाँ पे है, पर तुम अपने बैंडिट्स के साथ तुमने हम पे हमला कर दिया। तब उस बुढ़े को दिखाया जाता है हमें, जो कि जांग डोंग 4th ग्रेड पे होता है। वो कहता है मिस रुक्सी से कि आप भी कितनी अच्छी मजाक कर रहे हैं, ये जो ही फेंगजाई है वो जांग फैमिली की ही प्रॉपर्टी है, तो आपको कैसे लगता है कि हम लोग आपका साथ देंगे। उसके बाद मिस रुक्सी कहती है कि तुम गद्दार लोग। और वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है अपने सारे बैंडिट से जाओ और मिस रुक्सी को मार दो। और कहता है कि जो भी मिस रुक्सी को जिंदा बचा लेगा तो वो उसके साथ एक रात गुजार सकता है। तभी मिस रुक्सी अपने मन में सोच रही होती है कि जियांग हांग, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हालत में आऊँ। और वो सारे लोग मिस रुक्सी पे अटैक कर देते हैं। और मिस रुक्सी उस अपने आप को ब्लॉक कर रही होती है और उनसे कहती है आओ, जो भी मरना चाहता है मेरे पास आओ। और वो उन लोगों को बीच से काटते जा रही होती है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि जो मिस रुक्सी है उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है। तुम तो एक 5th ग्रेड टोंग माई पे पहुंच चुकी हो। तुम तो एक सच में एक ट्रेज़र हो। उस जियांग ने हम लोगों से एक बहुत ही अच्छा ट्रेज़र छीन लिया है। उस 9th रैंक के की कैडर वाले बच्चे में ऐसा क्या है जो तुमने उसे अपना पति बना लिया। मिस रुक्सी कहती है वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तभी जो वो बुढ़ा है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि जियांग के पास ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो उसने स्नो सिटी की सबसे नंबर 1 ब्यूटी को अपने काबू में कर लिया है। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास 300 बैंडिट्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक अपने आप को बचा पाएंगी। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। उनमें से एक बैंडिट कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जल्दी से इस पे हमला करते हैं और इसे और कमज़ोर करते हैं। वो बैंडिट्स जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुआ कहता है अपने बाकी के साथियों से कि ब्रदर्स जल्दी से मेरे साथ आओ, पर कोशिश करना कि इसकी जो सुंदर बॉडी है उस पर कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि हमें इसके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना है। तभी वो जो बैंडिट है वो मिस रुक्सी पे अपने मतलब ये रॉड टाइप का होता है उससे हमला करता है। मिस रुक्सी उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। तभी वो बैंडिट कहता है कि मिस रुक्सी, जियांग हांग जो है वो मेरे भाई के ज़रिए पहले से ही मारा जा चुका है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़न प्रोवाइड करूँगा। तभी मिस रुक्सी ये सुन के शॉक हो जाती है, कहती है क्या जियान मारा गया। और वो उसकी रॉड को अपने स्वॉर्ड से धक्का देते हुए और साथ में उसमें अटैक करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कम से कम दफना दो। तभी वो बैंडिट कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा उस जियान हान में ऐसा है क्या। छोड़ो, चलो छोड़ो भी, तुम बस हमारी बात मान लो और हम तुम्हें तुम्हारे जियांग से मिलने देंगे और उसके बाद तुम हमारे जो लॉर्ड हो उनकी एक पैराडाइज बनोगी और तुम उनकी रखैल बनोगी। तभी जो पीछे में वो बुढ़ा खड़ा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यंग सिटी लॉर्ड अब इसे एक्सेप्ट करेंगे। वो बुढ़ा कहता है कि हमें सिटी लॉर्ड की सील चाहिए, यदि तुमने मुझे वो दे दिया तो तुम अपने पति को जाके नीचे में बरी कर सकते हो, यानी कि दफना सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें वो सील हमें देना पड़ेगा और यहाँ पे जो बहुत सारे बैंडिट्स हैं उनका भी मनोरंजन करना पड़ेगा। तभी एक आवाज़ सभी लोगों को सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी वाइफ को छू भी सके। और सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं आखिर ये है कौन। तभी जियान उनके पीछे से आता है और कहता है ओए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइफ पे अटैक कर रहे हो। तभी ये देख के जो मिस रुक्सी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए कहती है तुम जिंदा हो। जियांग कहता है हाँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जियांग हांग को मार सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और बाकी के बैंडिट सोच रहे होते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, ये वहाँ से बच के भागा कैसे। और वो जो बुढ़ा है वो जियांग की आंखों में देखता है और वो बहुत ही खतरनाक आंखें लग रही होती हैं उसकी, और वो बुढ़ा ये देख के कहता है कितना खतरनाक लुक है इस बंदे का। तभी मिस रुक्सी कहती है अब तुम जिंदा हो तो तुम्हें यहाँ से भाग के चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी जियान कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ यहाँ पे एनिमी से घिरी हुई है और मैं भाग जाऊँ। मिस रुक्सी ये सुन के थोड़ी सी शौक होती है, कहती है ये कभी भी नहीं सुधरेगा, ऐसी टेरिबल सिचुएशन में भी ये ऐसी मजाक कर रहा है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम बेकार के लोग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तुम्हें यहाँ पे सिर्फ प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं कहा गया है, जाओ और उसे मार दो। और उसमें से एक बैंडिट जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, बच्चे तुम वहाँ से कैसे भी भागे हो, पर आज मैं तुम्हारा सर काट के रहूँगा। और बाकी के बैंडिट्स कह रहे होते हैं कि जल्दी से इसे घेर लो। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, वो कहती है, जियांग यहाँ से भागो। तभी जियांग कहता है कि मेरी तरफ ध्यान से देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी तलवार को एक ही स्विंग लगाता है, जिससे कि जो भी उसके अगल बगल के बैंडिट्स होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं। और उनमें से एक बैंडिट अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। और जियांग कहता है कि बस इतनी सी ताकत है। वो बैंडिट कहता है, तुमने पता नहीं उन 100 लोगों का क्या किया, पर तुम वहाँ से बच गए हो। पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियांग कहता है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ? वो बैंडिट भी ये सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और वो बुड्ढा कहता है, ये तो टोंगमई रियल्म के सेकंड रैंक पे पहुंच चुका है, ये इतनी जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया एक ही रात में? और बाकी के बैंडिट ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और उनमें से एक बैंडिट कहता है, 9th मास्टर वहाँ से जल्दी हटे। और जैसे ही वो कहता है तब तक तो जियांग अपनी स्वॉर्ड से उसे एक अटैक करता है और उसके तो खून ही खून हो जाते हैं। और वो बैंडिट कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? जियान कहता है, मैंने उन सारे के सारे 100 लोगों को मार दिया। और ये सुन के तो बैंडिट कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और बेचारा वो वहीं पे मर जाता है। और उसका जो साथी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांग से कहता है, मैं तुम्हें आज पक्का मार के रहूँगा। और वो जियांग पे अटैक कर रहा होता है। और जियांग तो उस अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे उसमें कोई बच्चा अटैक कर रहा हो। और वो कहता है कि ऐसा हो कैसे सकता है? और तब तक जियान जो है उसको बीच से ही काट देता है और कहता है, तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो बुड्ढा ये देख के सोच रहा होता है कि इसकी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी अपने लेवल को अप करे जा रहा है और इसने 1 महीने में इतना ज़्यादा लेवल अप कर लिया है। इसे हमें मारना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी वो अपने बाकी के बैंडिट से कहता है, यहाँ आओ और जल्दी से इसे मार दो। जो भी इसे मार देगा वो मिस रुक्सी के साथ पहले सोएगा। और ये सुनते तो सारे के सारे बैंडिट्स के लात टपकने लगते हैं और वो जियांग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस रुक्सी कहती है, जियांग भागो, और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ जा रही होती है कि तभी जो मिस रुक्सी के साथ उसका एक गार्ड होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम लोगों को रिपोर्ट कर सकें और हम अपने लिए मदद ला सकें। मिस रुक्सी कहती है कि यहाँ पे 300 बैंडिट्स हैं, मैं अपने पति को यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम जाओ और लोगों को इन्फॉर्म करो, मैं तब तक यहाँ पे उसके साथ ही रहूँगी, मैं उसे छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो चारों तरफ से बैंडिट से घिरा होता है, वो सब उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है कि तुम चींटियों को गर्व होना चाहिए कि तुम ये मेरा रूप देख पाओगे। तभी जो जियांग है वो धीरे धीरे अपने ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो जो जगह है वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्च होने लगती है, यानी कि एनर्जी निकलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जो जियान है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता है और बाकी के बैंडिट्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जियांग कहता है कि आज आज तुम सारे यहाँ पे बिना पेन के मरोगे। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो एक छोटा अटैक भी करेगा तो उन्हें पेन भी नहीं होगा, वो सारे मर भी जाएंगे। और तभी वो जो मिस रुक्सी के साथ जो सोल्जर होता है वो कहता है, क्या ये तो 7 रैंक के टोंगमई रियल्म पे अचानक से पहुँच गए? और वो बुड्ढा ये देख के कह रहा होता है, मैंने सुना था कि जियान फैमिली के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है, पर मुझे लगा था कि वहाँ पे सारे के सारे लोग ये बारे में भूल चुके हैं और कोई भी उसे अवेकन नहीं कर पाया है। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई ना कोई इस चीज़ को अवेकन कर लेगा। अब हमें इसे पक्का मारने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी जियान बाकी के बैंडिट से कहता है कि तैयार हो जाओ, और वो अपने मुंह से आग फेंकता है और सारे बैंडिट्स इधर उधर भागने लगते हैं। पर वो इतनी तेज़ी से आग फेंकता है कि वहाँ के सारे बैंडिट्स जल जाते हैं। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो पक्षियाँ होती हैं वो उन सब का मीट खाने के लिए वहाँ पे आ रही होती हैं। और हमें चारों तरफ दिखाया जाता है जो जियांग है उसने अपनी फ्लेम से सबको भून दिया होता है। तभी वो जो सोल्जर है वो जो मिस रुक्सी के साथ था वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। जियांग कहता है कि रुक्सी कहाँ है, और वो अभी भी उससे डर ही रहा होता है, बता नहीं पा रहा होता। तभी हमें एक माउंटेन के क्लिफ पे दिखाया जाता है और वो वहाँ से आवाज़ आती है कि या तो तुम
अपनी लाइफ दोगे या तुम्हें तुम्हारी बीवी की लाइफ देनी होगी, तुम ये खुद ही चुन लो। और हमें दिखाया जाता है उस बुड्ढे ने मिस रुक्सी को बंदी बना लिया होता है और जियांग ये देख के कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और दोस्तों, हम आज इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो बुढ़ा होता है वो मिस रुक्सी को अपने पास पकड़ लेता है और जियान को ब्लैकमेल करने लगता है। अब देखते हैं आगे। जियान कहता है कि तुम अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो कि तुम ये बेकार के ट्रिक्स को अपना रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक 9th रैंक का जो मास्टर है वो ऐसा कुछ करेगा। तभी वो बुड्ढा कहता है कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ, बिना जांग्स फैमिली के हेल्प के मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैं उन्हें ये फेवर वापस से रिटर्न ज़रूर करूँगा। मिस रुक्सी कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिटी लॉर्ड के जो सील है उसे बचा के रहूँगी और उसको बचाने के लिए मुझे अपनी लाइफ को बचाना पड़ेगा। कि तभी वो बुड्ढा जो है वो मिस रुक्सी को धक्का दे देता है और जियान उड़ते हुए मिस रुक्सी को पकड़ने के लिए जाता है। और जैसे ही वो मिस रुक्सी को हवा में पकड़ता है कि वो बुड्ढा पीछे से आके अपनी स्वॉर्ड से जियांग पे अटैक करता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारी कमज़ोरी ये औरत है। तभी जियान मिस रुक्सी को लेके नीचे गिर रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और जियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बंदा है वो मेरी ड्रैगन आर्मर को तोड़ पाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर वाली बात है। तभी वो मिस रुक्सी को नीचे उतारता है और वो बुढ़ा नीचे आते हुए कहता है कि अब तुम उड़ नहीं सकते, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा और ये जो छुपा हुआ डेंजर है हमारी जांग फैमिली के लिए मैं उसे पक्का तबाह कर दूंगा। तभी जियांग कहता है आओ फिर देखते हैं कौन मरेगा। और वो बुड्ढा जियांग पे अटैक करता है और जियांग भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसको ब्लॉक कर रहा होता है। पर वो जो बुड्ढा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो पीछे हटता है और फिर तुरंत अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है चलो हो जाए। और वो फिर से जियांग पे अटैक करता है और जियांग उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर जो वो बुड्ढा है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जियांग कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है पर मैं इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊँगा। वो बुड्ढा कहता है कि तुम्हारे पास भले ही ड्रैगन की ब्लड लाइन हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे। जियान सोच रहा होता है मुझे इसे और कितनी देर तक ब्लॉक करना पड़ेगा। और तभी वो जो बुड्ढा होता है वो जियांग पे अटैक करता है। जो जियांग है वो दूर जाके गिरता है और वो बुड्ढा कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने के बाद अपने पैट्रियाज के पास खुशी से जा पाऊँगा। और वो जियांग पे फिर से अटैक करने लगता है और ये जियांग ये देख के सोचता है कि अब तो मैं गया। कि तभी मिस रुक्सी उस अटैक को ब्लॉक करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगी। पर वो जो बुड्ढा होता है उसकी जो ताकत होती है उसके चक्कर में जो मिस रुक्सी है वो बहुत ही दूर जाके गिरती है। और जियांग ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बुड्ढे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बुड्ढा कहता है कि तुम वैसे भी तो हारने वाले हो, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो मरने के लिए। तभी जियान अपनी एक खतरनाक शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है कि वो उस बुड्ढे को बिल्कुल सेंटर से काट देता है। और वो बुड्ढा कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी के साथ होता है। वो कहता है कि क्या क्या मैंने अभी सच में देखा कि एक 9th रैंक के टोंगमई को एक तलवार से बीच से काट दिया गया। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है वो जियांग को पकड़ते हुए कहती है तुम मेरी वजह से होल्ड बैक कर रहे थे, मुझे पता ही था। जियांग कहता है कि जब तक तुम ठीक हो तब तक मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मिस रुक्सी उस सोल्जर से कहती है कि जाओ और मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े ढूंढो। वो सोल्जर कहता है हाँ ठीक है। जियान मिस रुक्सी के पास जाते हुए कहता है मेरी जो वाइफ है वो कितनी अच्छी है। और वो मन में सोच रहा होता है क्या इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी मिस रुक्सी उसको रोकते हुए कहती है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं तुम्हारी इतनी देखभाल करूँगी कि तुम एक बेवकूफ़ हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है और जियान घोड़े पे बैठे होते हैं और जो जियांग है वो कहता है कि मेरी इंजरी बहुत ही ज़्यादा बुरी है और मुझे पता है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हॉर्स राइडिंग करती है। आज मैं अपनी वाइफ के पीछे बैठूंगा हॉर्स राइडिंग में। और मिस रुक्सी कहती है कि ठीक है बट अच्छे से पकड़ना। और जियान कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, मैं ढंग से नहीं बैठ सकता। और फिर जो सिटी होती है उसका गेट खुलता है
और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से जो जियांगार होती है, यानी कि मिस रुक्सी की मेड, वो बाहर आती है और जियांग देख के उसे खुश हो जाता है। मिस रुक्सी कहती है कि जल्दी से जियांग की देखभाल करो। और मिस रुक्सी नीचे उतरते हुए कहती है जियांग से कि मैं अपने फादर से मिलने जा रही हूँ, कि उनके साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और तुम ज़्यादा दूर मत जाना, पता चले कि तुम कहीं मर जाओ और तुम्हारी कोई बॉडी भी कहीं से ना ला पाए। जियांग मन में सोच रहा होता है कि इसने तो अपनी पर्सनैलिटी सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर ली। जियांग अंदर जाते हुए उस मेड से कह रहा होता है, तुम क्या रोज़ मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि मैं वापस आऊँगा? तुम क्या मेरे बिस्तर पे सोने के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी है? तभी वो जो मेड है वो कहती है कि सर, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे अपने बेड पे सुला सकें? और ये सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि जाओ जल्दी से मेरा रूम और एक फर्नेस प्रिपेयर करो, मुझे जो अपने वाउंड्स, मतलब मेरे को जो इंजरी हुई है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। वो जो मेड होती है वो कहती है कि क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है? क्या मैं आपके लिए आपके ज़ख्मों को देखूं? जियांग कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे इससे दूर भागना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग जो है वो अपनी इंजरीज़ को हील कर रहा होता है और वो एक नई स्किल को सीख रहा होता है जिसमें कि वो अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है और उसकी सोल जो है वो दूसरी दूसरी जगहों पे जाके घूम सकती है। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है इस मेथड को मुझे ट्राई करना चाहिए। जब मुझे क्विंग चैंग ने अपने पास बंदी बना के रखा था तो वो अपनी मेट्स को ये टेक्निक उसने सिखाया था ताकि जो उसकी मेट्स हैं वो अपनी सोल को बाहर निकाल के मुझ पे निगरानी रख सके। वैसे तो मैं इस टेक्निक का यूज़ कर सकता हूँ पर मैं इससे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं आज बहुत ही फ्रीली घूमूंगा। और वो कहता है कि अगर मैं अपने 7th ऑर्डर पे पहुंच गया तो मैं 1000 माइल्स तक जा पाऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा कूल होगा। और हमें दिखाया जाता है जो मेड होती है जियांगर, उसके कमरे को जो जियांग है वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, क्या जियांगार इतनी रात में सो गई होगी, मुझे जाके देखना पड़ेगा। तभी वो उस रूम में एंटर करता है और हमें उस मेड को दिखाया जाता है जो अपने नाइट ड्रेस में होती है और हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है और जियांग भी उसे देख के उसकी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, आपको तो नोज़ ब्लीडिंग का मतलब पता ही है। और वो कहता है मैं अब इसे संभाल नहीं सकता, ये जो लड़की है ये मुझे पागल बना देगी। और वो उसके कमरे से बाहर निकलते हुए खांसते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे रुक्सी से बाहर जाना चाहिए कि क्या वो सोई कि नहीं। और वो कहता है कि ये जो जियांगर है इसे ढंग के कपड़े पहन के सोना चाहिए, नहीं तो इसे ठंड लग गई तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तभी वो रुक्सी के कमरे में एंटर करता है और रुक्सी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा शर्मा रही होती है और जियान उसके पास टेबल के नीचे से जाके उस बुक को देखता है और वो कहता है कि ये वो येलो बुक नहीं है। और दोस्तों, ये वही येलो बुक है जो हमें यहाँ तो नहीं मिलती, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें होती हैं। अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक से मतलब तो आपको पता ही है। उस बुक को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है और जियांग ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और मिस रुक्सी उस बुक को देख के कह रही होती है कि कितनी क्यूट है, पता नहीं वो क्या क्या कही जा रही होती है। तभी मिस रुक्सी जो है वो शर्माते हुए कहती है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और वो अपनी बुक को बंद कर देती है। जियान कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं था और तुम इतना जल्दी पढ़ना भी बंद कर दिया। और मिस रुक्सी वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जियान उसकी बॉडी को देख के कहता है कि मेरी वाइफ की कितनी परफेक्ट बॉडी है, आज मुझे उसे छूने का मौका मिला है, मैं तो उसे छू के रहूँगा। और जैसे ही जियान उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है कि जो उसकी सोल होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और मिस रुक्सी को भी लगता है कि उसके पीछे कोई है, पर असलियत में कोई वहाँ होता नहीं है क्योंकि जियांग की जो सोल है वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है और जियांग की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है। जो जियांगर है वो वहीं पे उसके बगल में खड़ी होती है। जियांग जैसी आँख खोलता है तो देखता है जियांगर उसके बगल में खड़ी है और जियांगर कहती है कि मुझे लगा था कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो जियांग है वो कहता है कि अरे यार, मैं बिल्कुल पास ही था। और वो जो जियांगार है वो जियांग से कहती है कि आप क्या मेरे से गुस्सा हो, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? जियांग कहता है कि नहीं, भूल जाओ कि मैं तुमसे कुछ गुस्सा हूँ, पर फिर भी पनिशमेंट के तौर पे आज से तुम रात में पूरे कपड़े पहन के सोया करोगी। वो जियांगार जो है वो कहती है क्या, वैसे तो ठीक है मैं पहन लूँगी, पर आपको कैसे पता कि मैं पूरे कपड़े पहन के नहीं सोती हूँ? तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियांग जो है वो दरवाज़ा खोलता है
और हमें दिखाया जाता है कि मिस रुक्सी जो है वो उसके वेट में बाहर खड़ी होती है। मिस रुक्सी कहती है कि चलो आज हमें जियांग हाउस में जाना है। और ये सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, जियांग हाउस में। और दोस्तों आज का मैं एपिसोड यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो जब अपनी फैमिली के पास जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट भी कर दें। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लेक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो अपनी जियांग फैमिली के पास जाने वाला होता है। मिस रुक्सी ने पूरी तैयारी कर ली होती है। फिर हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मिस रुक्सी कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारी जो बहन है वो यहाँ पे आए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमें वहाँ पे जाके एक्सप्लेनेशन तैयार कर देना चाहिए। इस मैटर को हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तभी जियांग कहता है बहन, और उसे उसकी बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है कि कुछ बच्चे जो हैं हमारे जियांग को मार रहे होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ़ को आज तो बहुत ही पीटेंगे। और एक बच्चा कहता है कि हाँ, इसको मारने के अलावा और किसी चीज़ में मज़ा भी नहीं आता। तभी हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है, वो पीछे से आती है और सबको भगाने लगती है। और सारे बच्चे इधर उधर से देख के भाग रहे होते हैं और कहते हैं भागो भागो। और कुछ बच्चे कहते हैं कि इसकी जो बहन है वो कितनी ज़्यादा डरावनी है, इससे तो ये जब बड़ी होगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तभी जियान अपनी बहन से कहता है कि बहन क्या तुम्हें कुछ दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। तभी जो उसकी बहन है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये तो मामूली सी इंजरी है, तुम डरो मत। जियांग कहता है ठीक है। तभी उसकी जो बहन है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ मैं मारूंगी और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। जियांग कहता है ठीक है। और उसकी बहन कहती है रो मत, और उसे चढ़ाक से थप्पड़ मारती है। और जियान कहता है पर सिस्टर तुम्हारी जो मार है वो उन सबसे ज़्यादा दर्द करती है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि यदि मैं पुराना वाला जियांग होता तो वो कभी भी ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाके कल्टीवेट नहीं करता, वो अपनी बहन से ही मदद लेता। पर जो नया वाला जियांग है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। उसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। वो लोग कैरेज पे बैठ के जियांग हाउस में जा रहे होते हैं। मिस रुक्सी कहती है कि न्यूज़ के हिसाब से जो काउंटी सिटी है वो अपने लोगों पे, मतलब हमारे लोगों पे कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रही है। जियांग कहता है ये तो अच्छी बात है, हमें उनसे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें जांग फैमिली और लिन फैमिली इन सब को हटाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग स्ट्रांग बन सकें। मिस रुक्सी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अपनी फैमिली को मजबूत करने के लिए अपने ट्रेटर्स हैं उन सबको हराना होगा। और जो जांग फैमिली है उसको अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि उसके बैंडिट्स को और उसका जो मास्टर था उसको किसने मारा है। जियांग कहता है कि मुझे तो डाउट है कि जो जांग फैमिली है और ये जो ही फैंग ज़ाई है इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही अच्छी रिलेशनशिप हो रही है, हमें इसके पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जियान अचानक से खुश होता हुआ कहता है कि उस बात को छोड़ते हैं, हमारी जो मतलब मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छा हॉर्स राइडिंग करती है, क्यों ना आज भी हम हॉर्स पे बैठ के जाएं। मिस रुक्सी कहती है चुप हो जाओ, बकवास मत करो। अब वो इसे उतर जाते हैं। अब मिस रुक्सी जियांग को छोड़ के आगे चली जाती है। जियांग कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है और मिस रुक्सी जियांग हाउस के सामने खड़ी होती है। और मिस रुक्सी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यदि तुम्हारी जियांग फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी जो सिटी लॉर्ड का जो मैंसन है तुम उसमें आराम से रह सकते हो। जब तक यान फैमिली है तब तक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जियांग जो है मिस रुक्सी से कहता है थैंक यू। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वो उसमें एंटर कर जाते हैं और सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जियांग हान अभी भी इस मैंसन में आने की कोशिश कर रहा है। और एक बंदा कहता है उसकी इतनी हिम्मत, क्या तुम लोगों को पता है कि वो जो है सिटी लॉर्ड का सन इन लॉ बन चुका है। फिर उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या लक है इसके पास, इसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी किया। और वो कहते हैं हाँ क्या कर सकते हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो वो बुढ़ा बाप है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा, इन सब की बातों से तो लग ही रहा है, चलो छोड़ो भी, मैं अपने बाप से निपटारा कर ही लूँगा। तभी जियांग का अंकल बाहर आते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास अभी भी इतना गट्स है कि तुम वापस आए, तुम्हें क्या लगता है जियांग फैमिली का जो डोर है अब तुम्हारे लिए कभी भी ओपन होगा। जियांग कहता है कि क्यों क्यों नहीं होगा, इस बार वैसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से अपोलोजाइज़ करने आया हूँ। उसके अंकल कहते हैं कि अच्छा तुम्हें गिल्टी महसूस हो रहा है,
तुमने हमारी फैमिली का प्रीसियस मेडिसिन स्क्रिप्ट को चुराया और तुमने सिटी लॉर्ड की डॉटर से हमसे बिना पूछे शादी कर लिया। तुमने अपनी फैमिली को बिट्रे किया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने हमारे रेपुटेशन को कम कर दिया है और आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दे के ही रहूँगा। और वो अपने सारे लोगों को बाहर निकाल लेता है। और जियांग ये देख के तो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो पूरा का पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है, लगता है आज मैं यहाँ से सही सलामत नहीं जाऊँगा। और वो बुढ़ा मतलब जियांग का जो अंकल है वो सोच रहा होता है कि आज तो मैं इसे पक्का मार दूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मिस रुक्सी जो है वो अपनी पावर को अनलीज करती है और कहती है किसकी इतनी हिम्मत है, अब जो जियांग है वो यान फैमिली का हिस्सा है, जो भी इसको मारने की कोशिश करेगा वो यान फैमिली का दुश्मन बन जाएगा। और जो जियांग के अंकल है वो मिस रुक्सी को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये बच्ची तो अभी भी कितने साल की है, ये तो 5th रैंक पे पहुंच चुकी है इसकी टोंगमा स्टेट में, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है। और वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो भी मन में सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ़ और कमज़ोर जियांग ने इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की से शादी कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो मिस रुक्सी से कहता है मिस रुक्सी। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम्हें मुझे मिस रुक्सी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तभी जो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है ठीक है। और वो मन में सोच रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जियांग ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि जो मिस रुक्सी है वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो मिस रुक्सी से कहता है कि मैं मानता हूँ कि अब जो है जियांग वो आपकी फैमिली का हिस्सा है और इसने आपसे शादी कर ली है, पर इसने हमसे बिना पूछे आपसे शादी की है और इसने हमारी फैमिली के जो लॉ हैं उसे तोड़ा है, तो उस हिसाब से इसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। जियांग कहता है कि क्या, ढंग से बोलो जो भी बोलना चाहते हो, अगर फैमिली एग्री हो जाए तो कौन इस चीज़ से परेशान होगा कि मुझे पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं। तभी वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल बात तो सही है। जियांग कहता है अगर मेरे फादर मना कर देंगे तब तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, नहीं तो तुम लोग मुझे कभी भी छू भी नहीं सकते। वो जो बुढ़ा अंकल है वो कहता है जियांग हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी कुछ कर सकते हो, तुम्हें अब मैं पकड़ के अब तुम्हें मैं इतनी पनिशमेंट दूंगा, तुम हमेशा महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, तुम कभी भी दिन के उजाले को नहीं देख पाओगे, हमेशा अंधेरे में बंद रहोगे और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग एकदम गुस्से में कहता है ओए मुझसे पंगा मत लो, तुम जो हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अंकल हो, तुम मेरे अंकल होते हुए भी तुमने हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं अपने पापा को देखना चाहता हूँ, यदि वो एग्री करेंगे तो फिर ठीक है। तभी वो जो उसका अंकल होता है वो कहता है क्या तुम अपने पापा को फिर से परेशान करना चाहते हो, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो जियांग है वो कब से इतना बड़बोला हो गया। तभी जो मैंसन होते हैं उसके अंदर से कोई लोग बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि किसने कहा कि हम जो है इस शादी से इनकार कर रहे हैं, हम इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हमें बहुत ही खुशी हुई कि जियांग जो है उसने इतनी अच्छी लड़की से शादी किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग बाहर निकल रहे थे वो कोई और नहीं, वो जियांग के पापा और उसकी बहन होती है। उसके पापा कहते हैं यानी कि जियांग के कि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ को देखने दो और सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी वो बाहर आते हैं और जो जियांग है और मिस रुक्सी वो उन्हें ग्रीट करती है। तभी जो जियांग के पापा हैं वो एकदम जियांग को इग्नोर करते हुए मिस रुक्सी के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हो, जियांग हम तो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में आई। मिस रुक्सी कहती है कि थैंक यू फादर आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए। उसके पापा कहते हैं कि तुम मुझे डैड बोलो, फादर बोलना ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जियांग मन में सोच रहा होता है अरे मैं आपका असली बेटा हूँ। और तभी जो जियांग की बहन है वो जियांग को उसके कॉलर से पकड़ के अपने पास खींच लेती है और कहती है मेरे पास आओ। तभी जो जियांग है वो कहता है कि बहन, उसकी जो बहन है वो कहती है अच्छा तुम्हें अभी भी पता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए हो। तभी जो जियांग है वो कहता है मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, जैसे मैंने सुना कि आप वापस आई हैं कि मैं यहाँ पे वापस आ गया। उसकी जो बहन है वो कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ साल नहीं देखा और तुम इतने ज़्यादा अच्छी बातें करने लगे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़के से शादी किया। तभी उसकी बहन कहती है
कि ये मैटर नहीं करता कि जो बुड्ढा है वो तुम्हें क्या पनिशमेंट देगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जियांग कहता है थैंक यू सिस्टर। और उसकी बहन कहती है पर इतनी भी ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, जैसे ये चीज़ ओवर होगा मैं तुम्हारी एस पे खूब सारी किक्स मारूंगी। और जियान ये सुन के कहता है ये अभी भी वही डेविल वुमेन है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग का फादर होता है वो मिस उसके से बात कर रहा होता है और कहता है कि यदि जियांग की मम्मी ज़िंदा होती तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती और वो भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देती। तभी जो जियांग के पापा के जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं मान भी लेता हूँ कि तुमने इनके मैरिज का एक्सेप्ट कर लिया है, पर इसने जो हमारे फार्मूले को चुराया था उसका क्या। इसके चक्कर में हमारी फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और सारे के सारे लोग कहते हैं हाँ हमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो हम जियांग फैमिली जो है वो आपको इस पद से हटा देंगे। और सारे के सारे रिबेलियन करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो लोगों ने रिबेलियन कर दिया है अब जियांग उसका कैसे सामना करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी लोगों ने रिबेलियन कर दिया होता है, अब हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी बहन कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा सिर्फ एक फार्मूला ही चोरी हुआ है ना, मैं तुम्हें 10 नहीं 100 फार्मूले ला के दूँगी, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तभी वो सारे लोग कहते हैं कि जियांग चांग अब इस जियांग फैमिली का मेंबर नहीं है और तुम भी इस फैमिली के अब मेंबर नहीं हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर रहना चाहिए। और इसने जो हमारी फैमिली का प्रिस्क्रिप्शन चोरी किया था उसके चक्कर में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है और इसने हमारी फैमिली के रूल्स को भी तोड़ा है। तभी जियांग की जो सिस्टर रहती है वो कहती है कि कौन इस चीज़ का केयर करता है, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी जो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि तो ये जियांग जो है वो कितना बेकार है, ये लड़कियों के पीछे छुप रहा है। तभी जियांग सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी है मेरी सिस्टर, मेरे पास कितने सारे लोग हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तभी जियांग के पापा कहते हैं कि भाई क्या तुम हमारी फैमिली को छोड़ना चाहते हो। तभी जो वो उसके अंकल होते हैं, मतलब जियांग के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी फैमिली को कभी भी इग्नोर नहीं करता और नहीं करूँगा, पर तुम्हारे जो बेटे हैं उसने लॉ तोड़ा है और तुम भी फेल हुए हो अपने बेटे को अच्छी चीज़ें सिखाने में, और वो जो क्वालिफाइड भी नहीं है कि वो फैमिली का हेड बन सके। क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो और हेड की जो पोजीशन है वो मुझे सौंप दो। और उसके पापा यानी कि जियांग के पापा जो है वो ये सुन के कहते हैं कि क्या तुम रिबेल करने के प्लान में हो। तभी वो जो उसके अंकल है वो कहते हैं हाँ मेरे को अपनी फैमिली को बचाना है, तुमने तो इस फैमिली के लिए कुछ किया भी नहीं है, तुम इस फैमिली के एक दोषी हो, तुमने इस फैमिली को डेंजर में डाला है क्योंकि तुम अपने बच्चे को संभाल के नहीं रख पाए, तुमने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। तभी जो जियांग के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा कहा कि मैं जियांग फैमिली के लिए काबिल नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है। कि तभी जो जियांग के अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि क्या आपको पता है कि जो जियांग है उसने जो किंग है उससे पंगा ले लिया है मिस रुक्सी से शादी करके। अब जो वो किंग है वो मिस रुक्सी की फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा और हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए जांग फैमिली से हाथ मिलाना पड़ेगा और हमने इस चीज़ की पूरी तैयारी कर ली है। तभी जियांग हंसते हुए कहता है वाह वाह क्या अच्छे कुत्ते हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो डॉग्स हैं वो इतनी अच्छी बातें भी कर पाएंगे और अपने मालिक पे भौंकने लगेंगे। और ये सुन के जो उसके अंकल और उसके अंकल का जो बेटा होता है वो गुस्सा हो रहे होते हैं और जो उसके अंकल होते हैं वो फिर भी कहते हैं कि हमने जांग फैमिली के लिए पार्टनरशिप किया है ताकि हम अपनी जियांग फैमिली को बचा सकें। तभी उसके जो पापा हैं यानी कि जियांग के पापा वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और जो जांग फैमिली है उनके पास एक शेर और लोमड़ी का दिल है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी सिटी को छोड़ देंगे। कुछ टाइम के बाद वो हम पे अटैक करके हमारी फैमिली को भी अपने काबू में कर लेंगे। और तभी उसके जो चाचा होते हैं जियांग के वो कहते हैं कि हमें पूरी तरीके से बर्बाद होने से तो अच्छा यही है कि हम लोग सरेंडर कर दें और जियांग फैमिली है उनके साथ रहने लगे।
मैं तुम्हें तुम्हारी जो मरी हुई वाइफ है आज उसके पास भेज दूंगा और तुम्हारी जो पोस्ट होगी वो मेरी हो जाएगी। और जो सारे के सारे लोग होते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जियांग हंसते हुए कहता है, मज़ा ही आ गया, क्या कमाल के लोग हैं। अच्छा, यदि तुम लोग मरना ही चाहते हो तो ठीक है। और जियांग एकदम डेडली लोग बनाते हुए कहता है, अगर इन कुत्तों का मरने का टाइम आ गया है तो सबसे पहले मैं ही इन्हें मारूंगा। और ये सुन के तो सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, इसे जल्दी से मार देते हैं, ये पता नहीं आजकल बहुत ही ज़्यादा बेकार की बातें कर रहा है, आज तो मैं इससे अपने जूते चटवाऊँगा। जियांग कहता है, अच्छा तुम ऐसा करने वाले हो, चलो देखते हैं आज कौन किसके जूते चाटेगा। और जियांग कहता है कि अब देखते हैं हम में से कौन यहाँ से ज़िंदा रहता है और कौन इस फैमिली में ज़िंदा रह के इसका हेड बनेगा। और जियांग अपनी स्वॉर्ड को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, चलो फिर इस चीज़ को लड़ाई करके ही सॉल्व करते हैं। और सारे लोग ये सोचते होते हैं, क्या ये मरना चाहता है, ये इतना बेवकूफ़ है, क्या इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे सामने कुछ है भी। जो जियांग की जो सिस्टर होती है वो भी सोच रही होती है कि मैंने इसको 5 साल से नहीं देखा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तभी जो जियांग के पापा हैं वो उसके सामने आते हुए कहते हैं कि मेरे बेटी से दूर रहो। और जियांग कहता है, फादर आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स को मारे हैं, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब जब जियांग के अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि अच्छा, तुम तो मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, तुम तो एक कीड़े हो मेरे लिए, तुम्हें तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। तभी जियांग कहता है अपने फादर और अपनी सिस्टर से कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। और जियांग की सिस्टर कहती है कि भाई यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें अब मुसीबत होने वाली है तो तुम तुरंत ही मुझे सिग्नल दे देना। और वो लोग जो है वो मतलब जियांग के जो अंकल के बेटे होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते और उसको ना इग्नोर कर रहे होते हैं। और वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी जियांग कहता है, ओए कुत्ते भौंकना बंद कर। तभी वो जो उसके अंकल का बेटा होता है जियांग के अंकल का, वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो आज मैं मार के रहूँगा। जियांग कहता है, ये जो हवा वाला अटैक कर रहा है कितना बेकार है, अरे जल्दी से मेरे पास पहुँचो भी। और सारे लोग खुश हो रहे होते हैं कि आज तो ये पक्का मरेगा, हमारे जो यंग लॉर्ड हैं वो इसको पक्का मार देंगे। जियांग तो इतना ज़्यादा डर गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा। और जियांग तुरंत ही अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके भाई जो होता है उसका हाथ काट देता है। और ये एकदम दूर जाके गिरता है उसका भाई, मतलब उसके अंकल का जो बेटा है। और उसके जो अंकल होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जियांग हान तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जो वो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है कि फादर मैं इसे खुद मारना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप साइड रहें। उसके फादर कहते हैं, बेटा पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हो, तुम लड़ाई नहीं कर सकते। वो खड़ा फिर भी खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं इसे मार के रहूँगा। और वो अपने भाले को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज मैं इसे अपने एक हाथ से ही मार दूँगा। जियांग कहता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम यहाँ से जा सको, पर अब मुझे दोषी मत ठहराना। तभी जियांग अपनी एक अटैक करता है और उसका गर्दन उड़ा देता है। और जो उसके अंकल होते हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक तो उसके बेटे की एकदम गले उड़ गए होते हैं। और इसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग को अपने पंच से अटैक करते हैं। तभी जियांग उस पावर को महसूस करता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। और जियांग एकदम ज़मीन पे आके गिरता है। और मिस रुक्सी और जो जियांग की जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। और जो उसकी मतलब जियांग की जो बहन है वो उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मरे तो नहीं। जियांग खड़ा होते हुए कहता है, अरे यार तुम तो मेरे को जिंदा ही मार रही हो। और मिस रुक्सी जो है वो थोड़ी सी गुस्सा हो रही होती है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। तभी हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जियांग के, वो कहता है कि तुमने उसे मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने सभी लोगों को कहता है, जाओ इन सबको मार दो, जो भी इसे मारेगा मैं उसे 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। और तभी सारे के सारे लोग जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग की जो सिस्टर है वो कहती है, जो भी हमें बिट्रे करने की कोशिश करेगा उन सबको यहाँ पे मैं ज़िंदा मार दूंगी। और तभी जियांग जो है वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आता है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी के पेट में डाल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो ड्रैगन वाली फॉर्म में चेंज हो गया होता है। उसके पापा ये देख के शॉक हो गए होते हैं। तभी कहता है जियांग कि और कोई आगे आने वाला है। और सभी लोग जियांग को ऐसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो ड्रैगन ब्लड लाइन है, मेरे को तो लगा था ये सिर्फ एक मिथ है। और जो उसके अंकल होते हैं जियांग के वो भी देखते हैं और कहते हैं, क्या ये पॉसिबल कैसे है।
और जो जियांग की जो बहन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, और मिस रुक्सी भी। तभी जो जियांग के पापा हैं वो कहते हैं, मेरे बेटे ने हमारे ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। गॉड ने हमारी जियांग फैमिली को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। क्या तुम लोग अभी भी हमें धोखा देना चाहते हो? और अगर अभी तुम लोगों ने अपने स्वॉर्ड को नीचे कर दिया तो हम लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। तभी सारे के सारे सोल्जर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए ट्रू ड्रैगन, हम माफ़ी मांगते हैं, हम दोषी हैं। तभी जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है, ये जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो उसका स्टेटस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और तभी जो जियांग के जो पापा होते हैं वो अपने भाई से कहते हैं, भाई रुक जाओ, तुमने भी देखा जो जियांग जो है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी जो उसके अंकल होते हैं जियांग के, वो कहते हैं, हाँ तुम्हारा बेटे ने मेरे बेटे को मार दिया, पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैं गलत था उसके बारे में, पर फिर भी इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे मार के रहूँगा। तभी जो वो उसके अंकल होते हैं वो जियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जियान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक अटैक करता है, और उन दोनों के अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। पर जो जियांग है उसकी पावर फिर भी कम पड़ रही होती है उसके अंकल के सामने में, और जो जियांग है वो दूर जाके गिरता है। उसके अंकल फिर से आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने के लिए उस पर जैसे ही हमला करते हैं, कि हम दिखाया तो नहीं जाता, पर जियांग जो है वो अपनी पावर को शायद अनलीश करता है, और सारे लोग जियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो जियांग है हमें पता चलता है कि उसने एक स्किल का यूज़ किया होता है, जो कि एक निडल टाइप की, जो कि आपने देखा होगा कि उसने जो वो बटलर था उसको मारने के लिए भी यूज़ किया था, और उससे वो अपने आप को जो है वो बचा रहा होता है। तभी जो जियांग की जो सिस्टर होती है वो पीछे से कुछ धागे टाइप का निकालती है और अपने अंकल को उसमें बांध देती है और कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते, और वो उसे एकदम टाइट कर देती है, और टाइट करते करते उसके पूरे शरीर के टुकड़े कर देती है। तभी जो जियांग है ये देख के शॉक हो रहा होता है, कह रहा होता है ये सिर्फ 18 ईयर्स की है, तब भी ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। तभी जो उसकी बहन होती है वो जियांग के पास आती है और वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? और मिस रुक्सी ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो दोस्तों, अब इसके आगे का एपिसोड हम अब अगले दिन देखेंगे, और देखेंगे कि अब क्या होने वाला है जियांग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग और जियांग की सिस्टर है वो मिलके उसके अंकल को मार देते हैं। अब इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसके पापा जियांग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंकल को रिस्पेक्टफुली दफना सकूँ। और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उनके सिर्फ हम ही दो बेटे थे, ये जो था वो हमेशा मेरे खिलाफ़ ग्रज रखता था, पर ये अपने आप को सभी के सामने प्रूव करना चाहता था। ये जियांग फैमिली के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा लॉयल था, जबकि मुझे यहाँ का लीडर बनाया गया था। तभी जियांग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी ये महसूस किया था कि अंकल का जो किलिंग इंटेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, और वो मुझे पूरी तरीके से नहीं मारना चाहते थे। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो अंकल हैं वो भले ही अपनी फैमिली के लिए लॉयल थे, उन्हें अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहिए था, बस इनकी एक ही दिक्कत थी कि वो जो है वो नैरो माइंडेड थे। तभी जो जियांग की बहन है उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और जियांग कहता है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो आप? उसकी बहन कहती है कि तुम बड़े तो हो गए हो, तुम्हारे तो एब्स भी निकल आए हैं। जियांग कहता है, मुझे छुओ मत। अब मिस रुक्सी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जियांग के पापा कहते हैं, रुक्सी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो कहते हैं कि रुक्सी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो जियांग चांग है वो तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन कर ले, पर जैसा कि तुमने देखा कि मेरे बेटे ने हमारे ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकिन कर लिया है, इसलिए हम उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। मिस रुक्सी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं वापस जाऊँगी और अपने फादर से कहूँगी कि वापस से हम लोगों की शादी की जाए। तभी जियांग के पापा कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तभी मिस रुक्सी कहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जियांग के पापा कहते हैं कि मेरा मतलब है कि तुम और जियान दोनों मिलके मुझे 2 पोते दे दो। एक पोता तुम्हारी फैमिली का सरनेम रखेगा और एक पोता मेरी फैमिली का सरनेम रखेगा, और इससे तुम्हारी प्रॉमिस भी पूरी हो जाएगी। ये मिस रुक्सी सोच के बहुत ज़्यादा शर्माना शुरू कर देती है। तभी वो सोच रही होती है,
और जियांग के पापा हैं उससे कहती है कि पर जो मेरा सबसे बड़ा बेटा होगा उसका जो नाम होगा वो हमारी फैमिली पे होगा, ना कि आपकी फैमिली पे। तभी जियांग के पापा कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, वैसे भी मेरी डॉटर इन लॉ इतनी अच्छी है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और यदि अभी जियांग की मम्मी होती तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती। जियांग वहाँ पे आते हुए कहता है कि फ़ादर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं 2 की जगह पे आपको 3 पोते दूँगा। और जियांग मिस रुक्सी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये हमारे मतलब मेरे डैड की विश है और हमें इसे पूरा करना चाहिए। और जियांग के पापा भी उसे थम्स अप करते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस रुक्सी कहती है कि ये बातें बंद करो और चलो, हमें वापस जाने की ज़रूरत है। जियान मन में सोच रहा होता है कि मैं तो अपने गोल के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया हूँ, और अपने पापा को पीछे से थम्स अप करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जो बहन है वो वहाँ आती है और अपने पापा से कहती है कि फ़ादर आप बहुत देर से बाहर हैं, आपको पॉइजन दिया गया है, आपको वापस से अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए। तभी जियान कहता है कि मुझे आपसे पूछने का मौका नहीं मिला, पर आपको ये पॉइजन मिला कैसे। जियांग के पापा कहते हैं जब तुम फैमिली से भाग गए थे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, तभी मुझ पे एक वाइपर नाम के जो शिकारी है उसने अटैक कर दिया था, जो कि ब्लैक विंड फोर्ट का लीडर है। उसने मुझे ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया, पर उसके पॉइजन से मैं इंजर्ड हो गया। वो तो शुक्र था कि मैं वहाँ से भाग के आ पाया, नहीं तो मैं वहाँ पे मर चुका होता। जियांग एकदम गुस्से में कहता है ये फिर से ब्लैक विंड फोर्ट, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जियांग के पापा कहते हैं कि परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, गुस्सा मत हो। वैसे भी तुम जानते हो कि जो बैंडिट्स हैं अब उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमने अभी उनसे पंगा लिया तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगा। तभी जियांग अपने फादर से कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लैक विंड विलेज में सभी को जानता हूँ, वो आज नहीं तो कल मारे ही जाएंगे। और रही बात उन 9 ब्रदर्स की, उनमें से मैंने 3 को तो ऐसे ही मार दिया है, बेचारे 6 बचे हैं। तभी उसके जो पापा हैं वो कहते हैं क्या सच में। जियांग कहता है हाँ मैंने उन्हें मार दिया। तभी उसके पापा सोच रहे होते हैं कि मेरा जो बेटा है वो इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। जियान अपने पापा को पकड़ के खींचते हुए कहता है कि चलिए डैड, हमें फार्मेसी जाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे आपके पॉइजन को क्योर करूँगा, और मुझे लगता है कि मैं आपका लेवल भी बढ़ा सकता हूँ जिससे आप फर्स्ट ग्रेड ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। और जियान मिस रुक्सी से कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। मिस रुक्सी कहती है नहीं, तुम फादर के साथ जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ मिस रुक्सी और जियांग की जो बहन है वो वहीं रह जाती है। जियांग की बहन कहती है तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है यान फैमिली के साथ और ग्लोंग स्नो माउंटेन के साथ। मिस रुक्सी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। जियांग की बहन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता है। हाँ, तुम बहुत टाइम से आइसोलेटेड थे, तुम्हें बाहर जाने को नहीं मिला और तुम बाहर की दुनिया के टच में भी नहीं हो। और वो एकदम एटीट्यूड वाले शक्ल बनाते हुए कहती है कि जो यान फैमिली है वो तुम जैसी एक बहुत ही अच्छी डिसेंडेंट को जाने नहीं देंगे, और तुम जो हो वो उनकी फैमिली की हार्ट हो। यदि वो तुम्हें ढूंढने के लिए आए तो मुझे लगता है कि इस चक्कर में मेरा भाई भी खतरे में आ जाएगा, और यदि तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम कहीं स्नो माउंटेन में भी छुप जाओ या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के वहाँ आके मार दूँगी। तभी मिस रुक्सी कहती है कि जियांग चांग मेरा हस्बैंड है, मैं उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने दूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग की बहन कहती है कि मैं भी यही होप करती हूँ कि तुम अपनी प्रॉमिस को पूरा करो, मुझे डर है कि तुम इस प्रॉमिस को पूरा कर भी पाओगी कि नहीं। तुम अभी अपनी फैमिली की बारे में नहीं जानते, और ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। तभी मिस रुक्सी जियांग की बहन से कहती है कि आप इतनी श्योर क्यों हो, क्या आप किसी अच्छे हाथ में हो, क्या आप कुछ अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हो। और वो वहाँ से मुड़ जाती है और बाहर चली जाती है। तभी जो जियांग की बहन है वो अपने नौकर को सिग्नल देती है, और उसका जो नौकर है वो वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि योर हाइनेस जो एम्परर है वो आपको 3 दिनों में वहाँ पे पहुँचने के लिए कहा है, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। और वो जो जियांग की बहन है वो कहती है ठीक है, और कुछ। तभी जो उसका नौकर होता है या फिर जो भी उसको डिलीवर करने आया होता है इन्फॉर्मेशन, वो कहता है कि हमें योर हाइनेस को बता देना चाहिए कि तुम्हारे ब्रदर के पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है,
और उसने उसे अवेकन कर लिया है और वो यदि एम्पायर में ट्रेन करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सुन के जो जियांग की बहन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहने के लिए कहूँगी। मेरा ब्रदर कभी भी उस दुनिया में नहीं जाएगा और तुम भूल जाओ तुमने यहाँ पे जो भी देखा और जो भी सुना जियांग फैमिली में। और वो बुढ़ा उसे इतने गुस्से में देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं अपने मुंह को बंद ही रखूँगा। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है और इसका नाम जो है वो मैड गर्ल रखा गया है। अब जो इम्पीरियल फैमिली है उसमें ना ही इससे ज़्यादा कोई ताकतवर है, ना ही इसके नीचे कोई ताकतवर है। अब यही बची है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियांग फैमिली का जो फार्मेसी है वहाँ पे जियांग जो है वो अपने फादर को क्योर कर रहा होता है और उसके फादर जो होते हैं उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और वो अपनी पावर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी जियांग अपने फादर से कहता है कि सही है, आपका पॉइज़न तो है वो रिमूव हो गया है। तभी जो जियांग के पापा है वो कहते हैं, हाँ, और मेरी कल्टीवेशन जो है वो भी वापस आ गई है। जियांग अपने पास से बहुत सारी टेक्निक्स निकालता है और बहुत सारे पिल्स और वो अपने फादर की तरफ देता रहता है। उसके फादर से कैच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये फार्मूला भी आपके लिए है, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो अपने फादर को बहुत सारी चीज़ें देता है और कहता है आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तभी जियांग के पापा कहते हैं तुम, और वो अपनी बेटी को कहते हैं, क्या तुमने जियांग को ये सारी चीज़ दी है? तुम क्या इसे स्पॉइल करने के लिए यहाँ पे आई थी? तभी जियांग की जो बहन है वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था आपको ये देने का, पर मुझे लगता है कि वो आपको ये चीज़ देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जियांग ने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है। और हमें पता चलता है कि जो उसकी बहन है वो भी उसे कुछ देने के लिए आई होती है। और जियांग के पापा जियांग की तरफ देख के सोच रहे होते हैं आखिर इसके पास इतनी सारी चीज़ें आई कैसे। तभी जो जियांग है वो कहता है कि जब मैं ब्लैक स्टोन माउंटेन पे गया था तो वहाँ पे मुझे एक केव मिली थी जहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, उसने मुझे ये सारी चीज़ें दी है। और फादर, आप इन सब का ध्यान रखें और जियांग फैमिली का भी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बेनिफिशियल होंगी। तभी जियांग के पापा कहते हैं, क्या तुम्हारे पास ऐसा भी कोई आदमी है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है? तभी जो जियांग की बहन होती है वो कहती है कि जियांग, अब लगता है मेरे को वापस जाने का टाइम आ गया है कैपिटल में। जियांग कहता है एकदम प्यारी सी शक्ल बनाते हुए, क्या आप जा रही हैं? और जो जियांग का पापा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो मुझे छोड़ के जा सकती हो। तभी जो जियांग की बहन है वो जियांग के पास आते हुए कहती है कि अच्छा, इतनी फ़िक्र है? जियांग कहता है, हाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो जियांग की बहन कहती है, क्या तुम क्या नहीं जाने दोगे, मेरी लेग्स को या फिर मेरी वेस्ट को? जियांग शर्माते हुए कहता है, मैं आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी है वो मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और वो मन में सोच रहा था, अरे यार ये कितनी औसम है। तभी जियांग प्यारी सी शक्ल बनाया हुआ होता है। उसकी बहन कहती है, तो क्या तुम अपनी बहन को खुश नहीं करना चाहते हो? और वो कहता है, हाँ हाँ, मैं करना चाहता हूँ। जियांग की बहन कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वापस मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और जियांग जो है ये सुन के थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बचपन की जो मेरी स्वीट हार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है। और जियांग की जो बहन होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखेंगे आगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। अब प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसकी बहन वापस जा रही होती है और वो वहाँ से कूदते हुए एक पेड़ पे जाती है। और जो उसके साथ जो उसका नौकर होता है वो कहता है, मिस, हमारे जाने का टाइम हो गया। और वो कहती है ठीक है। और वो मन में कह रही होती है कि जो मेरी दुनिया है वो अकेलेपन से भरी हुई है और मेरे भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम उस दुनिया में आओ। और वो कहती है कि चलो, चलने का टाइम हो गया। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ज़ांग फैमिली और लिन फैमिली से बदला लेने का टाइम आ गया है। और हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जो कि जियांग की शॉप होती है। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है ताकि सब लोग वहाँ से पिल्स खरीद सकें। और जो वहाँ का दुकानदार होता है वो ज़ोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि जल्दी से, लिमिटेड टाइम है, आपकी जो पिल्स है वो ख़त्म होने वाली हैं, जल्दी से खरीदें, सिर्फ 10 लोगों के लिए पिल्स बची हुई हैं। और सब लोग ये देख के शॉक हो रहे होते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है। तभी हमें लिन के पापा को दिखाया जाता है
और वो कहता है कि जो जियांग फैमिली है वो हमें परेशान कर रही है। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, वो भी गुस्से से कहती है, फादर ये जियांग फैमिली की शॉप जो है वो इतनी ज़्यादा भरी हुई क्यों है, और हमारी जो प्राइस है वो इतनी कम क्यों हो गई है, क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। तभी वो मन में सोच रही होती है कि जो जियांग फैमिली है वो पता नहीं इन सबको कैसे कंट्रोल कर रही है। जियांग फैमिली के तो सारे हर्ब्स के जितनी भी चीज़ें थी वो तो मैंने जियांग से चुरवा ली गई थी। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जब शुरुआती एपिसोड में ये दिखाया गया था कि जो जियांग है उसने अपनी फैमिली की मेडिकल रिसिप्ट को चोरी करके लिन को दे दिया था और लिन ने उसे धोखा दे दिया था। तभी लिन के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर मैंने देखा है कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं है, पर वो जो पिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो हाई रेट पोटेंशियल का है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है मिलना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो जियांग फैमिली है वो इतना बड़ा मूव चल देगी और इतना कुछ उन्होंने छुपा के रखा होगा और वो इतनी नीचे से इतनी जल्दी इतनी ऊपर पहुंच जाएगी। तभी लिन कहती है कि आप क्या करने का सोच रहे हैं अब। तभी जो लिन के पापा होते हैं वो कहते हैं जियांग फैमिली जो है वो अब हाई प्रोफाइल हो गई है, कुछ ही दिन में अब वो जांग फैमिली के लिए मूव करेगी ताकि जांग फैमिली को ख़त्म कर सके, और जितना जल्दी हो सकता है कि तुम्हारी शादी जांग फैमिली में कर देंगे जिससे हम लोग जांग फैमिली के कांटेक्ट में रहें। तभी जो लिन है वो कहती है कि फ़ादर मैं समझ गई, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें एक आवाज़ को सुनाया जाता है, वो आवाज़ कहती है कि ब्रदर लेन लगता है आपको सर दर्द हो रहा है अपनी दवाइयों के चक्कर में। और हमें दिखाया जाता है ये तो जांग फैमिली वाले होते हैं, और आपने तो पिछले कुछ एपिसोड में क्वीन को भी देखा ही होगा। तभी जो लिन के फादर होते हैं वो कहते हैं ब्रदर जांग आओ आओ, क्या आप कुछ आइडिया लेके आए हो। तभी जो जांग होता है वो कहता है कि मेरा जो बेटा है सबसे बड़ा बेटा उसके पास प्लान है, मेरे पास तो नहीं है। तभी जो क्वीन है वो लिन के पास जाता है और उसके कानों में कहता है मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो स्काईविंड एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा है और वो वहाँ का जूनियर मास्टर बन चुका है। लिन कहती है क्या सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड है वो, तब भी वो मास्टर बन चुका है। क्वीन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और वो हमारी मदद करेगा ताकि हम उन्हें यानी कि जांग फैमिली को जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें, और वो मेरी मदद भी करेगा कि मैं टोंग में रियल में पहुंच सकूं। क्वीन का ब्रदर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जियांग फैमिली को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी वो कहता है सबसे कि मैं सिर्फ जियांग फैमिली को जड़ से की ख़त्म नहीं करूँगा, उनका मैं नामो निशान मिटा दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और अपने सोल्जर से कहता है जो भी इस ट्रेनिंग को फिनिश नहीं कर पाएगा आज उसको मैं रात में पनिशमेंट दूंगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा ये रात में पनिशमेंट से मतलब क्या है इसका। और वो कहता है कि मैं तुम सबको आज छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को मैं अपना पंचिंग बैग बना दूंगा। और सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया होता है जियांग उन लोगों को खूब पीटता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद जियांग का एक सोल्जर जियांग के पास आता है और वो कहता ही है कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं, जो जांग फैमिली है और लिन फैमिली उन्होंने छुपके से कुछ लोगों को भेजा था ताकि वो हमारी जो पिल्स हैं वो ख़रीद सके। तभी जो जियांग है वो कहता है हाँ मैंने ही उनके लिए ये जाल बिछाया है, उन्हें अभी मूव करने दो, देखते हैं कि वो इतने सारे सोने के सिक्के कैसे खर्च करेंगे। और चिंता मत करो मैंने सारा प्लान बना लिया है, मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाना है। जो जियांग का सोल्जर है वो कहता है मास्टर ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी उसमें तो सिर्फ 300 लोग हैं और 130 तो उसमें सिर्फ 9th ग्रेड के हैं और 12 जो हैं वो 1st ग्रेड के हैं और एक बंदा है जो सिर्फ 2nd ग्रेड का है, वो तो पहले से ही रेयर लोग हैं और इतनी ताकतवर लोग हैं। जियांग कहता है कि मैंने उन पे 70,000 सोने के सिक्के एक ही महीने में खर्च कर दिए हैं, मुझे उन्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे 9th ग्रेड पे पहुँच जाएँ, नहीं तो वो मेरे लिए यूज़लेस होंगे। और हमें दिखाया जाता है जियांग जो है वो उन सबको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहा होता है और ऐसे ही वो 5 दिनों तक उन सबको ट्रेनिंग देता है और 50 लोग 9th ग्रेड पे पहुँच जाते हैं। और जियांग कहता है कि अभी तो मैंने ट्रेनिंग शुरू ही की है, अगर तुम लोग इतनी मेहनत नहीं करोगे तो तुम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जियांग एकदम डेडेड लुक में कहता है कि जांग फैमिली और लिन फैमिली अब तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझसे लड़ के देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई कैसे की जाती है। फिर हमें अगले सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन और उसका बड़ा भाई ठहरे होते हैं।
क्विन जो है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई जो जियांग है उस बेवकूफ़ ने हमारे सारे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है और हम कुछ ही टाइम में उसके जो हर्ब्स हैं उसको ख़रीद लेंगे। क्विन का जो भाई है वो कहता है कि प्लान के साथ चलते रहो और धीरे धीरे हम जियांग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जियान है वो वहाँ पे अपने घोड़े पे बैठ के आ रहा होता है और जो क्वीन का बड़ा भाई है वो कहता है कि मिस रुक्सी को इनविटेशन भेजो आज की रात की डिनर पार्टी के लिए। मैं भी उसे दिखाऊं कि असली मर्द कौन है और कौन उसके काबिल है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने घोड़े को रोकता है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जियांग आखिरकार अपने घर वापस आ ही गया। उसने इतनी खूबसूरत बीवी से शादी किया यानी कि औरत से शादी किया पर बेचारा अभी तक उसके साथ सो नहीं पाया। बेचारा कितना बड़ा जीनियस है। और जियांग जो है ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है और जो जियांग का जो सोल्जर है वो उसके घोड़े को रोकते हुए कहता है कि आजकल रूमर्स बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए हैं। जियांग कहता है इन सबको इग्नोर करो, कुछ टाइम के बाद सबको पता चल जाएगा कि जो मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करता है उसका हल क्या होता है। तभी जियांग उस गेट को खोलता है और वो अंदर एंटर करता है और कहता है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्रीट करने के लिए आया हूँ। तभी जो मिस रुक्सिया उसकी मम्मी जियांग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है जियांग आखिरकार तुम आ गए, तुम्हें इतनी ज़्यादा टाइम लगी क्यों। जियांग कहता है कि मैं डर गया था कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे, वो मुझे नहीं देखना चाहते होंगे। जो मिस रुक्सी की मम्मी है वो कहती है तुम्हें तुम्हारे फादर इन लॉ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो मिस रुक्सी के पापा कहते हैं वाह, मैं एक लूज़र से नाराज़ भी नहीं हो सकता जिसने एक ही महीने में अपने सोल्जर्स पे 70,000 सोने के सिक्के को खर्च कर दिए। अगर तुम मेरी बेटी के हस्बैंड नहीं होते तो मैं तो कभी इस चीज़ के लिए एग्री ही नहीं होता। जियांग कहता है कि अगर मेरी मदर इन लॉ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। वो तो शुक्र है कि जो मेरी इतनी खूबसूरत मदर इन लॉ है वो उन्होंने मेरी खूब सारी मदद की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी मदर इन लॉ की एज बढ़ रही है पर फिर भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे होती जा रही हैं। अगर आप रुक्सी की जगह होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। आप दोनों तो एक दूसरे के सामने बहन जैसी लगती हैं। तभी मिस रुक्सी की जो मम्मी है वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ हाँ तुम मजाक मत करो, वो तो घर के अंदर सब लोग यदि बाहर सुनेंगे तो हंसेंगे। तभी जियांग जो है वो कहता है अपने मन में कि मैं जब पिछली बार जियांग यहाँ पे आया था तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से थे। और जो मिस रुक्सी है वो भी सोच रही होती है ये कितनी मीठी मीठी बातें करता है। तभी जियांग के फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम जो है वो अब जांग फैमिली और लिन फैमिली के बारे में क्या करने वाली हो। तुम जो जानते हो कि जो ब्लैक विंड फोर्ट्रेस है वो अब बिल्कुल भी पीस में नहीं है, क्या तुम्हारी फैमिली इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगी। तभी जो जियांग है वो कहता है फादर इन लॉ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो जियांग फैमिली है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तो सेव करूँ ही, साथ में आपकी फैमिली से जो ट्यूमर फैला हुआ है यानी कि वो जो लोग हैं जो आपको धोखा देने की प्लानिंग में है मैं उन सबको भी ख़त्म कर दूँगा। और ब्लैक विंड फोर्ट्रेस जो है उसमें आजकल बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तभी जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जो है 500 लोगों को अपने पास गार्ड के तौर पे ले जा सकते हो और तुम चाहो तो तुम्हें 500 की जगह पे 2500 पीपल दिए जा सकते हैं। वो तुम पे डिसाइड करता है कि तुम कितने को ले जाना चाहते हो। तभी मिस रुक्सी आगे आते हुए कहती है कि मैं भी फ़ाइट करना चाहती हूँ और बैंडिट्स को ख़त्म करना चाहती हूँ। जियांग उस टोकन को वापस अपने फादर इन लॉ को देते हुए कहता है फादर इन लॉ मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पर मुझे इतने सारे गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही मिस रुक्सी को फ़ाइट करने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ 500 आदमी चाहिए सोल्जर्स और मेरी जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है सिर्फ मुझे उतने ही लोग चाहिए, मेरे लिए उतने ही लोग काफ़ी होंगे और यान फैमिली जो है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और मेरी जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रही है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हारी जो ड्रैगन आर्मी है वो तो बहुत ही कम टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, क्या वो इन सारी चीज़ों को संभाल पाएगी। जियांग कहता है फादर इन लॉ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे पैसों को खर्च करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी आर्मी है वो क्या क्या कर सकती है और आप ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो अपनी फैमिली में, मतलब मिस रुक्सी की फैमिली में वापस जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाऊंगा। और वो अपने फादर इन लॉ से कहता है कि फादर इन लॉ, आप इतनी ज़्यादा चिंता ले रहे हैं, आप रात में सो नहीं पाते होंगे और इस चक्कर में आप मेरी मदर इन लॉ को भी थकाते रहते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी जो मिस रुक्सी के पापा है वो कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जियांग जो है वो कहता है ठीक है, फिर मैं रुक्सी को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो अपने फादर इन लॉ से कहते हैं पर फादर इन लॉ, मैं यहाँ पे 5 दिन और आपका दिमाग खाने वाला हूँ। मिस रुक्सी के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जाओ भी। जियांग कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो इतने ज़्यादा एरोगेंट है। मिस रुक्सी कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जियांग कहता है कि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। मिस रुक्सी उसे कहती है अब मजाक करना बंद भी करो। जियांग कहता है अच्छा ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो कहता है कमांडर, आपके लिए एक इनविटेशन आया है। और जियांग जो है वो उस इनविटेशन को ले लेता है और कहता है कि तुम्हें इस इनविटेशन को नहीं खोलना चाहिए, क्या पता है इसमें पॉइज़न हो। मिस रुक्सी सोच रही होती है कि मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को देखना चाहते हो। और जियांग उस लेटर को पढ़ के थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है कि जो ज़ांग फैंग है उसने तुम्हें आज की बैंक्वेट में रेस्टोरेंट में इन्वाइट किया है। मिस रुक्सी कहती है कि मैं ऐसी पार्टियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए। जियांग कहता है हाँ। और जियांग कह रहा होता है कि रूमर्स वैसे भी कह रहे हैं कि जो जियांग है वो एकदम यूज़लेस है और वो एकदम बेकार हस्बैंड है। उसकी शादी हो गई है पर वो अपनी बीवी के साथ कभी भी सो नहीं पाया है। मिस रुक्सी कहती है आखिर वो लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहे हैं। अब मिस रुक्सी सोच रही होती है कि अब मैं क्या कहूँ, तुम मेरे चक्कर में तुम्हें भी इतनी ज़्यादा सफ़र करनी पड़ रही है जबकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मिस रुक्सी कहती है कि मैं पक्का तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगी। तभी जियान मिस रुक्सी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ज़ांग फैंग जो है उसने कहा है कि वो तुम्हें एक महीने में तुम्हें मुझसे छीन लेगा। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पे मार दूँगा। मिस रुक्सी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि ये मेरे बारे में कितना सोचता है। और वो कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ बैंक्वेट में चलूँगी आज। जियांग उसको पकड़ के ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। मिस रुक्सी कहती है ड्रेस। और जियांग जेंटलमैन वाला फेस बना के कहता है हाँ एक ड्रेस। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बैंक्वेट को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। और जो क्वीन का भाई है वो अपनी पावर को लोगों को दिखा रहा होता है और सारे के सारे लोग क्लैप कर रहे होते हैं और उसको जो है उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि ये तो मामूली से कॉम्बैट स्किल्स हैं। जो क्वीन है वो लिन से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरा जो ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, वो हवा में उड़ते उड़ते ही सब लोगों को मार सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो जो पियोक्सी सिटी है उसका नंबर 1 जीनियस है। लिन कहती है हाँ तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा औसम है। और लिन मन में सोच रही होती है इस क्वीन के मुकाबले में इसका भाई जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और कुछ लोग क्वीन के भाई को चार तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि मिस्टर ज़ांग, क्या ये बात सच है कि आपने कहा है कि आप यान रुक्सी को 1 महीने में जीत लेंगे। और एक और कहती है कि मैंने सुना है कि यान रुक्सी जो है वो आपका वेट कर रही है ताकि मिस्टर ज़ांग जो है वो वहाँ पे जाए और उसे पिक कर ले। जो ज़ांग है वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है जियांग जैसा एक बेवकूफ़ आदमी उतनी खूबसूरत लड़की को डिज़र्व करता है। जो ज़ांग है मतलब मैं उसे पक्का उस मुसीबत से बचा के रहूँगा। और कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो साइड में खड़ी होती हैं और वो कह रही होती हैं कि बेस्ट ब्यूटी, हाँ मैं मानती हूँ कि उसे इसके साथ ही होना चाहिए। और उनमें से एक कहती है कि जो मिस्टर ज़ांग है वो हेवनली विंड एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक है। और जो एम्परर है वो भी इन पर नज़र बनाए हुए हैं, ये रुक्सी के काबिल नहीं है, मतलब रुक्सी जो है वो इनके काबिल नहीं है कि उनकी वाइफ बन सके, इन्हें किसी अच्छी लड़की से शादी करना चाहिए। और वो लड़की सोच रही होती है कि मेरी फैमिली भले ही
टॉप फैमिलीज़ में नहीं आती हैं, पर हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तभी जो क्वीन का भाई है वो उसे कहता है कि मिस ली, आपको इतना ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कहा कि मैं उसे बचाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तभी ये सारी लड़कियाँ ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती हैं। और जियां वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये यार इतना महक क्यों रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पे गोबर खा रहे हो? और सारे लोग उसे देख के कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी क्वीन कहता है ओए हम क्यों गोबर खाएंगे, गोबर खाओ तुम। जियांग कहता है फिर तुम्हारे मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू क्या आ रही है, मुंह बंद करो। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है जो जियांग की दी हुई ड्रेस में भाई रियलिटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और सब लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं। और जो क्वीन का भाई है वो कहता है इतनी खूबसूरत लड़की मैं मान ही नहीं सकता कि ये जियांग के पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होगी। और बाकी की लड़कियां उसे देख के कहती अरे यार ये यहाँ पे क्यों आ गई। जियांग कहता है कि ओए बेवकूफ़ लोग, तुम लोग मेरी बीवी को क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोग अपने आप को इतना वर्दी भी समझते हो कि तुम उसे देख सको? तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है कि देखो ये बात कौन कर रहा है, कचरा जियांग, तुम्हारी फैमिली भी बेकार है और तुम भी बेकार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बेकार तरीके से बात करने की। जियांग कहता है अच्छा ये तो तुम हो। तभी वो लड़की कहती है हाँ आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, मेरे जो फादर हैं वो ली होंगजी हैं, वो हेड है लिंग फैमिली के, मतलब ली फैमिली के। तभी जियान अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके सर को बीच से काट देता है, उसके सर से फव्वारा निकलने लगता है और सारे लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। और जियान कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसी ही मौत सूटेबल है। और सारे के सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं। और पीछे जो लिंग है मतलब लिन जिसने जो जियांग है उसको धोखा दिया था वो भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जैसे ही वो ली फैमिली के लड़की को मारता है कि जो ली फैमिली की जो लड़की है उसके साथ जो उसके लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं जियांग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी मिस्ट्रेस को मार दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियान कहता है अरे यार तुम एक आदमी हो, रिवेंज लेना है तो लो ना, बातें क्यों कर रहे हो? और मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम लोग यदि मुझसे लड़ोगे तो पक्का मरोगे। वो जो आदमी है वो कहता है कि सुनो सुनो, ये कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लगता है इसकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। और वो सारे आगे आ जाते हैं और कहते हैं इस बंदे की तो मेरिडियंस भी टूट गई हैं, ये वैसे तो वर्दी नहीं है कि मैं इसे मारूं, पर यदि इसकी मरने की इच्छा है तो मैं इसे मार ही देता हूँ। वो आगे बढ़ रहा होता है कि वो उसे मारे कि तभी जो जियांग है वो कहता है कि मैं अब थक गया हूँ एक कचरा बने हुए। और वो अचानक से पंच का इस्तेमाल करते हुए एक पंच मारता है और उस आदमी के बॉडी के आर पार उसकी पंच हो जाती है। और ये देख के तो उसके साथी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो आदमी कहता है कि ये क्या था, तुम तो कमज़ोर थे। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी राइम सुनाता हूँ। तो जियांग पता नहीं कोई राइम कहता है कि जियांग जो है वो 7 इंच लॉन्ग है, टुक द फर्स्ट स्टेप सॉन इन प्योर सिटी। शायद इसका मतलब ये है कि जो जियांग है वो 7 इंच का है, मतलब जियान का जो है वो 7 इंच का है और वो शॉट जो है वो सबसे पहले लेता है। ये 7 इंच का है, किस 7 इंच की बात कर रहा है, छोड़ो। उसके बाद उसके साथी कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसे मार दिया, तुम तो एक कचरा थे। जियांग कहता है कि अब हम लड़ाई करने भी वाले हैं या नहीं, या फिर तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बकवास करोगे, तुम उसका बदला लेना चाहते हो या नहीं। तभी जो क्वीन का भाई होता है वो सोच रहा होता है मैंने जितना जियांग के बारे में सोचा था कि ये यूज़लेस है, वो इतना यूज़लेस है नहीं। ये जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और इसने शायद अपने मेरिडियंस को भी ठीक कर लिया है। और जो ब्लैक विंड विलेज के जो मैन थे जिन्होंने मिस रुक्सी पे हमला किया था वो सारे के सारे किसी अनजान तरीके से मारे गए। मुझे लगता है कि जो इन लोगों को कोई ताकतवर आदमी सपोर्ट कर रहा है जिसने जियांग को उसकी मेरिडियंस ठीक करने में मदद की होगी। और वो मिस रुक्सी से कहता है कि रुक्सी, हमें लगता है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हस्बैंड को इस पार्टी को बर्बाद करने से रोकना चाहिए? रुक्सी कहती है मेरा जो हस्बैंड है उसके ये करने के अपने रीज़न्स हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, वो जानती है कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो कि गलत होगा। और क्वीन का भाई कहता है तुम बिच, जैसे ही मैं पूरी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम्हें मैं अपने जूते चटवाऊंगा। जियांग कहता है कि मिस्टर जांग इतना एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, मुझे लगता है कि आप उस गिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और वो जो है उसके पीछे से, जियांग के पीछे से उसका एक नौकर एक बॉक्स लाता है और उस बॉक्स में कुछ टोकन टाइप के होते हैं
और ये देख के तो क्वीन का जो भाई होता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। जियांग कहता है कि मिस्टर ज़ांग, मैंने सुना था कि आपके पास बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं आपके प्राइवेट रेजिडेंस में। मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा वो सच में खूबसूरत थे। तो जो क्वीन का भाई होता है वो कहता है तुमने आखिर उन लोगों के साथ क्या किया। जियांग कहता है तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए होगे उन सारे के सारी ब्यूटीज़ के साथ अकेले रह गए, तो मैंने उन्हें अपनी सोल्जर्स के पास कैंप में भेज दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक सोल्जर होता है वो उन लेडीज़ को ले जाके अपने बाकी के मतलब जियांग के बाकी के सोल्जर्स के पास रख देता है और कहता है कि हमारे मास्टर ने हमारे लिए इंजॉय करने के लिए बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भेजा है। और सारे के सारे सोल्जर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं मेरा मास्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो जियांग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसके सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि इतनी सारी खूबसूरत ब्यूटीज़ हमें एंटरटेन करने के लिए जो हमारे जो लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जियांग जो है वो जांग से कहता है मिस्टर जांग, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और वो उस टोकन को जांग को देते हुए कहता है क्या आप मेरे गिफ्ट से सेटिस्फाई हुए। जो जांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जियांग एकदम डेडली लुक बना के कहता है कि तुमने पहले इस चीज़ की शुरुआत की, तुमने कहा था कि तुम मेरी बीवी को 1 महीने में अपना बना लोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान अब उन दोनों के साथ यानी कि क्वीन और क्वीन का जो बड़ा भाई है उसके साथ क्या करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लेक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो और मिस रुक्सी पार्टी में गए होते हैं, क्वीन के ब्रदर की जो डिनर पार्टी होती है उसमें। और वहाँ पे उन लोगों ने जाके एक ली फैमिली की लड़की को मार दिया होता है। अब देखते हैं आगे। जो क्वीन का भाई होता है वो सोच रहा होता है कि इन लोगों से यहाँ पे लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कि तभी क्वीन जो है वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि जियांग आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। तुमने मेरे भाई की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की। तुम जो यहाँ से कभी भी पैदल नहीं जा पाओगे और ना ही जिंदा जा पाओगे। क्वीन का भाई सोच रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे लड़ाई करना चाहिए, ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसे तो मेरा भाई संभाल लेगा। जियांग उस क्वीन के अटैक को रोकते हुए कहता है कि अच्छा तुम तो मेरे पोते हो ना, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या तुम अपने भाई के लिए अपने दादाजी के सामने खड़े होगे। क्वीन कहता है जियांग बोलना बंद करो, इतने एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा और तुम वैसे भी मेरी ट्रैप में फंस चुके हो। कि तभी वो अपनी पंचेस को तैयार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज एक बढ़िया स्किल दिखाऊंगा। और सभी लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक बहुत ही रेयर पंच का यूज़ कर रहा होता है। और सभी सोच रहे होते हैं ये तो यहाँ का सेकंड जीनियस है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये इस पंच का यूज़ कर पाएगा। जो लिन होती है वो भी सोच रही होती है कि जो क्वीन है वो इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है जियांग के सामने में। जियांग कहता है कि मेरे पोते तुम भले ही सेकंड ग्रेड पल्स में पहुंच चुके हो, पर तुम कभी भी अपने ग्रैंडपा को नहीं मार पाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से बेहतर हो। मैं तो तुम्हें ऐसे ही मार दूँ, पर यदि मैं तुम्हें मार दूँगा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने अपने पोते ही को मार दिया। और वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम सन ऑफ बिच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने टाइगर फिस्ट का यूज़ करता है और सब कहते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे तो लगता है कि इसके सामने कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता वो भी नहीं टिक पाता। ये तो जियांग है, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। जांग फैमिली की जो सिग्नेचर टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी क्वीन वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज नर्क में पहुँचा दूंगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। कि तभी जियांग अपनी पावर को अनलीस्ट करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे। और वो भी अपनी हाथों को आगे करते हुए उसके पंच को अपनी एक हाथ से रोक देता है। और क्वीन ये देख के बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है क्या इसने अपने सिंगल हाथों से मेरे पंच को रोक लिया। जो जियांग है वो कहता है अच्छा मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपने दादा की बात सुनना चाहिए था, अब मरो। और वो उसे दूर फेंक देता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और ये देख के क्वीन का भाई और लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी जो जियांग है वो क्वीन के सर पे पाँव रखते हुए कहता है कि हाँ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। क्वीन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने पैर हटाओ। तभी जो क्वीन का भाई होता है वो कहता है जियांग मेरे भाई को जाने दो, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम यहाँ से मर के ही जाओ आज। जो लिन होती है वो भी सोच रही होती है कि तुम क्वीन को हर्ट करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी।
और जो क्वीन है वो भी कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ, मेरे भाई और जो मेरे बाप हैं वो तुम्हें पक्का मार देंगे। जियांग कहता है कि अच्छा देखते हैं मुझे कौन स्टॉप करता है। और वो अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए उसके सर का चीथड़ा उड़ा देता है। और ये देख के तो लिन और जो क्वीन का भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्वीन का भाई एकदम गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को मार दिया। और ये देख के लिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी जो क्वीन का बड़ा भाई होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और लिन भी गुस्सा होते हुए कहती है तुमने उसे मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। और जो लिन है वो जियांग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है कि तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही वो जियांग को थप्पड़ मारने वाली होती है कि जो मिस रुक्सी है वो वहाँ आ जाती है और लिन को एक घुमा के थप्पड़ मारती है। लिन पीछे गिर जाती है और मिस रुक्सी कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसे टच करने की, पहले मुझसे पूछो। जो लिन होती है वो कहती है रुक्सी तुम भले ही सिटी लॉर्ड की डॉटर हो पर क्या तुम अपने हस्बैंड को किसी को भी मारने दोगी। जो मिस रुक्सी है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही क्योंकि मैं सिटी लॉर्ड की डॉटर हूँ, मैं यहाँ पे जियांग की वाइफ बन के आई हूँ और जो भी उसे मारना चाहता है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लिन कहती है कि ये तो 7th ग्रेड पे है, मुझे इससे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही हो मिस रुक्सी, तुम मेरी वाइफ होने के बिल्कुल लायक हो। और तभी जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और क्वीन का भाई अपनी पावर को अनलीज करते हुए कहता है कि तुम आज यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे, मेरी स्ट्रेंथ के सामने तुम पक्का मरोगे। आज मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं जाने दूंगा। और वो अपनी पावर को पूरी तरीके से अनलीज करता है और सारे के सारे लोग उस पावर को बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल पावर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए शायद इसे यहाँ का सबसे नंबर 1 जीनियस कहा जाता है, हम लोग तो उसके सामने कभी भी सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे और ना ही जियांग। जियांग कहता है कि तुम 22 साल के हो और अभी तक सिर्फ जूनियर मास्टर बने हो और तुम अपने आप को यहाँ का सबसे टैलेंटेड आदमी समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक भी पाओगे? मैं तुमसे ज़्यादा भी ताकतवर हूँ और मैंने तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को मारा भी है। और ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या फेंक रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है, ये तो एकदम बेवकूफ़ है और ये कचरा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। लिन भी सोच रही होती है कि क्या ये सिर्फ अपने 7th ग्रेड पे नहीं था, तो फिर ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है, कहीं मैंने जियांग को छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे शायद जियांग के साथ ही रहना चाहिए था और जांग चैंग को छोड़ देना चाहिए था। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं कभी भी फेल नहीं हो सकती और ये कचरा कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता, मेरे पास अभी भी एक तरीका है। और वो उड़ते हुए कहती है क्वीन के भाई को कि ब्रदर मैं जा रही हूँ इससे लड़ाई करने के लिए। कि तभी क्वीन का भाई से रोकते हुए कहता है सिस्टर इन लॉ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक 6th ग्रेड पल्स का हूँ और मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ, आपको यहाँ पे उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो लिन है वो उसके कपड़ों में लिपटते हुए कहती है कि मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है क्योंकि मैं अपने क्वीन का बदला नहीं ले पा रही हूँ। बिग ब्रदर प्लीज़ आप उसका बदला ज़रूर लें और इस जियांग को मार दें। तभी जो क्वीन है वो कहता है क्वीन का भाई जो है वो कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भाई था, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। जियांग कहता है अरे तुम लोग कितने बेकार हो, अभी तक तुम्हारे भाई के जो ब्लड है वो भी ठंडी नहीं हुई है और तुम लोग एक दूसरे में अफेयर चलाना स्टार्ट कर दिए, ये तो कितनी शर्म की बात है। क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि तुम अपनी डॉटर इन लॉ के साथ यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हो? क्वीन का भाई गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पे इतनी बेकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं ऐसा कभी कुछ करूँगा। और वो जियांग पे हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली टाइगर पंच कैसा होता है। और जियान भी उस पर अपने पंच से अटैक करना शुरू करता है और सोच रहा होता है कि मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे पंच का सामना कर पाओगे। और उन दोनों की पंचेस टकराते हैं और जियांग दीवार में जाके टकरा जाता है और क्वीन का भाई खुश हो रहा होता है। वो कहता है हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 6th ग्रेड के ग्रैंड मास्टर से लड़ रहे थे, आज तो तुम्हारी चित्रें उड़ेंगे ही। जो जियांग है वो कहता है क्या तुम बेकार की फेंके जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे से मसाज करवाने आया हूँ, वैसे मैं अपना एक मसाज पार्लर खोलने का सोच रहा था, क्या तुम वहाँ पे आके मसाज करना शुरू करना चाहोगे? जो क्वीन का भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है
मैं देखता हूँ कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा पंचेस को ब्लॉक कर पाते हो। तभी वहाँ पे एक आते हैं मास्टर और वो कहते हैं कि रुक जाओ, और सभी उसे देख के रुक जाते हैं। और वो मास्टर कहते हैं कि तुम लोग मेरी प्राइवेट जगह पे यहाँ पे फ़ाइट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ के रूल है कि यहाँ पे कोई भी फ़ाइट नहीं करेगा। जो क्वीन का भाई है वो शांत होते हुए कहता है कि मास्टर हमें माफ़ कर दें, पर यहाँ पे बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। ये जो जियांग है उसने मेरी फैमिली को मार दिया है, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? उसने मेरी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, और किसी की फैमिली के मेंबर को यदि कोई मार दे तो वो बंदा कैसे शांत बैठ सकता है? वो जो मास्टर है वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, पर यहाँ पे तुम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ तुम खाना खाने के लिए आए हो, यहाँ पे जो भी होता है वो तुम्हारी मर्ज़ी से होता है, पर तुम यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। जो क्वीन का भाई है वो कहता है कि एल्डर आप इतने अनरीज़नेबल कैसे हो सकते हैं? ये तो रूल है, मैं मानता हूँ, पर इन्होंने जो किया क्या वो भी ठीक है? मास्टर जो है वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम लोग जानो, मेरा तो काम है कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस बनाए रखना। तुम्हें यहाँ में जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। जो क्वीन का भाई है वो कहता है कि ठीक है मैं चुका दूंगा। अब पीछे से मिस रुक्सी और जियांग हंस रहे होते हैं। तभी जियांग मिस रुक्सी के कान में कहता है कि ये जो सीनियर है वो आखिर है कौन? तभी मिस रुक्सी बताती है कि ये एक 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट हैं। इनको एक इंजरी हो गई थी एक ट्रेनिंग के दौरान, इसीलिए अब ये बस यहाँ पे रह के अपनी जो होटल है उसे चलाते हैं। पर ये अभी भी इतने ताकतवर हैं कि सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करें। जियांग सोच रहा होता है तो फिर ये किसी की मदद क्यों नहीं लेता अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो मेरी ब्लैक आर्मर आर्मी में आ जाए। तभी जो क्वीन का भाई है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम आज बच गए, तुम लकी थे, पर तुमने मेरी ज़ांग फैमिली को ऑफेंड किया है, तुम पक्का मरोगे। जियांग कहता है ओह मैं तो डर गया, मिस्टर ज़ांग प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। और जो क्वीन का भाई है वो गुस्साते हुए कहता है लिन से कि चलो यहाँ से चलने का टाइम हो गया। और लिन भी कह रही होती है मिस रुक्सी और जियांग को देख के एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि तुम एक कचड़ा हो। और दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।